अरावली को लेकर एक मीडिया में एक संपादक और एक एंकर मालिक ने जो बात कही वो बड़ी मतलब कहें कि बचकाना और इंटेंशनली था कि उनकी नासमझी थी। वो कह रहे थे, रजत शर्मा की मैं बात कर रहा हूँ जो इंडिया टीवी के हेड हैं, कि अरावली के कारण दिल्ली में प्रदूषण होता है। जो रजत शर्मा ने बात कही है वो बिल्कुल स्टूपिड है, बेसलेस है, उसका कोई वो नहीं है। अब ये जो सरकार बार बार रीअश्योरेंसेस दे रही हैं, चाहे वो इंडियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर हो या जो ये रिलीजेस हैं, इट्स नॉट क्लैरिफाइंग द कंसर्न्स जो एनवायरमेंटलिस्ट ने रेज किए हैं। जब आपने ये डेफिनेशन एक्सेप्ट कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने कि 100 मीटर्स के नीचे अरावली नहीं है, 100 मीटर्स के ऊपर जो है वो अरावली है, जब वो काउंट ही नहीं की जा रही तो आप न्यू माइनिंग लीसेस की बात किधर कर रहे हैं? आपने इनकाउंटर तो सुना होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां हर रोज नाम बदलते हैं चीज़ों के, जगहों के। वहां इनकाउंटर में भी एक हाफ इनकाउंटर आ गया है। और वो हाफ इनकाउंटर क्या होता है अवधेश? यूपी पुलिस इसे ऑपरेशन लंगड़ा कहती है, क्योंकि पैर में गोली लगती है और आदमी लंगड़ा के ही चलता है जब पैर में गोली लगती है। तो मथुरा में जिस लड़के को गोली मारी थी पुलिस ने, तो उसको 4 दिन पहले पुलिस ने उठा लिया था। कथित इनकाउंटर आज, लेकिन उठाया था 4 दिन। वो मैक्सिमम एनकाउंटर ऐसे ही होते हैं। मतलब मेरी जो पड़ताल है वो यही है कि पहले से किसी को उठा के वो रख लेते हैं थाने में, फिर उसको टॉर्चर करते हैं और अलग अलग जगह अलग अलग ठिकानों पे उसको लेकर जाते हैं इस बीच, और फिर एक दिन आता है 4 दिन बाद 3 दिन बाद पूरी प्लानिंग के साथ गोली मारते हैं। जो मेरा इन्वेस्टिगेशन है। इज इट जस्ट कि भाई देखो हम इतनी तेजी से काम कर रहे हैं कि हम फटाफट लोगों को पकड़ते हैं और हाफ इनकाउंटर कर देते हैं और एक तरह से जस्टिस डिलीवर कर दिया हमने, उसके बाद आप तहकीकात करो ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या इस वजह से हो रहा है? पुलिस का डायरेक्ट मैसेज ही ये है कि जो अपराध करेगा उसका अंजाम यही होगा। देखिए, हाफ इनकाउंटर से पुलिस अपना वो भी करती है कि भाई ये हम लोग इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल कर रहे हैं, और एक तरीके से लीगली भी बहुत सेफ तरीके से खेल जाते हैं। वो एक फुल पेज ऐड भी आया था किसी न्यूज़पेपर में कि योगी आदित्यनाथ की क्या बड़ी अचीवमेंट्स थी। हाँ। और उसमें से है एक ऑपरेशन लंगड़ा। योगी आदित्यनाथ ने एक इमेज तो बना ली है कि वो एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं, बट क्या वो इसकी वजह से यूपी के अंदर ट्रबल में है, वो आई थिंक 2027 के इलेक्शंस में पता चलेगा। जब सोनम वांगचू जेल से बाहर थे तो उन्होंने कहा था कि मेरा जेल में जाना जनता को और मेरे बारे में बताएगा और मुद्दे के बारे में बताएगा, पर हम देख रहे हैं कि जनता कुछ नहीं बोल रही। इट इज़ क्वाइट ट्रैजिक कि उन पे अभी NSA लगा के उनको जेल में रखा हुआ है और लोग अब धीरे धीरे उस बारे में भूल रहे हैं, डिमांड्स को भी भूल जाएंगे। और बिकॉज आपने 4 लोगों को गोली से मार दिया, आपने NSA लगा दिया एक पीसफुल एनवायरमेंटल साइंटिस्ट एक्टिविस्ट पे, तो वहाँ पे कोई भी अब किसी में इतनी हिम्मत नहीं बची कि वो इस बात को रखेंगे। वहाँ पे अभी भी डिटेंशन चल रहे हैं, अरेस्ट चल रही हैं। जब उनकी वाइफ आई थी, वाइफ बोली कि मेरे को डर लगता है कि मैं भी कहीं अरेस्ट ना हो जाऊँ, तो वो अभी तक लद्दाख गई नहीं है जब से सोनम वांगचुक का डिटेंशन हुआ है। तो वो अभी यहाँ दिल्ली में है या फिर कहीं और। एक घटना हुई थी निर्भया के साथ, एकदम गुस्से में पूरी दुनिया, पूरा दिल्ली था। आज एक उन्नाव की लड़की के साथ घटना हुई, उसकी फैमिली प्रोटेस्ट करने आ रही है, प्रोटेस्ट में 5 लोग दिख रहे हैं। मतलब वो मुझे लगता है कभी कोई प्रोटेस्ट के पीछे भी एक पूरी लॉबी होती है कि कैसे प्रोटेस्ट को बड़ा किया जाए, जो हमने अन्ना आंदोलन में देखा भी कि कहा जाता है कि RSS का उसके पीछे हाथ था। अलग अलग फील्ड से बहुत बेहतरीन स्टोरी, जिसको एक्सक्लूसिव बोलते हैं मीडिया की भाषा में, वो तमाम स्टोरी आपके बीच लेकर आए हैं। बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ करना बाकी है। सो मच हुआ है, काफ़ी कुछ किया है और बहुत कुछ करना बाकी है। नमस्कार, न्यूज़ लॉन्ड्री में आपका स्वागत है। हम तमाम रिपोर्टर एक लंबे अंतराल के बाद आपके बीच आए हुए हैं। आप जानते हैं कि हम लोगों का एक पॉडकास्ट हुआ करता था जो हम सप्ताह में एक बार आपके सामने आते थे और बात करते थे, लेकिन वो अभी रुका हुआ है और हमने जैसे वादा किया था कि हम एक नई घोषणा करेंगे, तो इस पॉडकास्ट के आखिरी में हम आपको एक नई जानकारी देंगे। आज इस पॉडकास्ट में मैं मौजूद हूँ, बसंत कुमार, मेरे साथ अनमोल हैं, सुमेधा हैं, शिव हैं, अवधेश हैं, समर्थ हैं और ऑनलाइन है प्रतीक गोयल पुणे से और आकांक्षा जो उड़ीसा से हैं। और RWO से जो लोग परिचित हैं, हम तमाम लोगों से मिले होंगे, कई बार हमने अपनी स्टोरी का जिक्र किया, हमने होस्ट किया है। लेकिन हमारे 2 साथी हैं, समर्थ और आकांक्षा, जो अभी हाल ही में न्यूज़ लॉन्ड्री से जुड़े हैं। तो आप दोनों का सबसे पहले स्वागत है जी। तो इस पॉडकास्ट में, जबकि ये साल अब ख़त्म हो रहा है, हम 25 तारीख को ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हमने साल भर में जितना कुछ किया है उसमें से जो हम सबको लगता है कि हमने कुछ अच्छा किया, जो जनहित से जुड़ा हुआ था, हालांकि हम सब कुछ जनहित से जुड़ा हुआ ही करते हैं, लेकिन जो हम
सबकी नज़र में हमारी बेस्ट स्टोरी, हम उस पर बात करेंगे। हमारे तमाम रिपोर्टरों ने, चाहे वो इन्वायरमेंट का मसला हो, इनकाउंटर का मसला हो, लॉ एंड ऑर्डर का, उसके अलावा एक्सक्लूसिव स्टोरी हो, प्रोफाइल हो, हम सब ने बहुत कुछ, मतलब कह सकते हैं कि एक साल में हम तमाम रिपोर्टर ने अलग अलग फील्ड से बहुत बेहतरीन स्टोरी, जिसको एक्सक्लूसिव बोलते हैं मीडिया की भाषा में, वो तमाम स्टोरी आपके बीच लेकर आए हैं। बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ करना बाकी है। सो मच हुआ है, काफ़ी कुछ किया है और बहुत कुछ करना बाकी है। हाँ, तो इस वादे के साथ हम अपना पॉडकास्ट शुरू करते हैं आकांक्षा से। हमारी नई साथी हैं और एक तरीके से सबसे यंग साथी हैं। वो उड़ीसा से हमारे लिए रिपोर्ट कर रही हैं। तो आकांक्षा, आपको आए हुए बहुत कम समय हुआ, इसमें आपने काफ़ी अच्छी अच्छी स्टोरी की है। आप क्या बताना चाहती हैं हमारे दर्शकों को, हमारे सुनने वालों को? मैं अपनी एक हाल ही में जो स्टोरी में की थी एलिफेंट ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट, उसके बारे में बताना चाहती हूँ। उसमें मेरा पहला चैलेंज ये था कि वो स्टोरी बहुत डन स्टोरी थी, बहुत लोगों ने उस पर रिपोर्ट किया था, बट मैं उसे ऐसा दिखाना चाह रही थी कि कैसे हम उसे अलग क्या मैं कर सकती हूँ। तो एक फैक्टर वहां पे था कि कैसे वहां पे जो स्टोन क्रशिंग और खदान के वजह से जो हाथी जंगल में रहते थे, वो लोग इनवेड वहां से आके वो कैसे ह्यूमन सेटलमेंट पे जा रहे थे। तो वो तो एक चीज था, जो चीज मैं नया दिखाना चाह रही थी। और उसके बाद ये था कि जब मैं गई थी जो विक्टिम से मिलने के लिए, जो एनजीओ से मैं बात की थी, उन्होंने कहा कि हम विक्टिम के पास पहले जाएंगे। वो इमोशनल एंगल था कि मैं वो ऐड नहीं कर पाई थी। जब मैं गई तो वो हस्बैंड वाइफ था और हस्बैंड की डेथ हो गई थी हाथी के कुचलने से, बट वाइफ एक ही थी और उनके परिवार में कोई बच्चे नहीं है जी। और वो वाइफ अभी पूरे जिंदगी भर अकेली ही, मतलब पूरा जीवन अपना यापन करेगी। और उनके जो देवर थे वो और दूसरे जगह रहते थे, तो अकेली थी। जब मैं घर गई तो घर एकदम ही पूरा शांत था। वो एक कमरे में अकेले बैठी थी। मुझे देख के एकदम, मैं मतलब कभी किसी रिपोर्टर को होना नहीं चाहिए इमोशनल जब स्टोरी करते हैं, बट मैं खुद इमोशनल हो गई थी जब उन्हें देख के, क्योंकि वो रो भी नहीं रहे थे जी। मतलब वो एकदम स्पीचलेस थे कि क्या है क्या नहीं है। वो चीज मुझे बहुत मेरे स्टोरी में जो चीज मैं नहीं बता पाई, ये एक इमोशनल एंगल था। बहुत तकलीफों के बाद आदमी शांत हो जाता है, ये हम सब अपने अपने प्रैक्टिकल जीवन में देखते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं समझना चाहता हूँ कि ये बातें तो बार बार की जाती है, खबरें आती है। अभी हाल ही में झारखंड या उड़ीसा से ही खबर है कि कई संख्या में हाथी ट्रेन ने कुचल दिया। उसमें एक शायद प्रेग्नेंट हाथी भी थी, आसाम से प्रेग्नेंट हाथी भी थी। पर आप जब स्टोरी करने गई तो वहाँ पे आखिर हमारे दर्शकों को समझाएं कि आखिर हम देखते हैं, हम उत्तराखंड में अभी देख रहे हैं कि भालू स्कूल के अंदर घुस जा रहे हैं, बच्चों पे हमले कर रहे हैं। गुलदार होते हैं उत्तराखंड में, वो बच्चों पे हमले कर रहे हैं, कई हादसे लगातार आ रहे हैं। आसाम से आता है, उड़ीसा से। जब आप करने गए ये हाथियों वाली स्टोरी, तो वहाँ पर आपने इसके कारण क्या है, इसके पीछे रीजन क्या आपने देखा कि क्यों ऐसा हो रहा है कि हम इंसान उनके इलाके में जा रहे हैं या वो हमारे इलाके में आ रहे हैं? तो बेसिकली इंसान उनके इलाके में जा रहे हैं जी। तो यहाँ पे जो फॉरेस्ट एरिया है ढेंकानाल में मोस्टली, और मुझे ये फाइंड आउट हुआ कि उड़ीसा में एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, मतलब ढेंकानाल जो जहाँ पे मैं रहती हूँ, वहां पे ज्यादा ह्यूमन डेथ हुए हैं और एलिफेंट डेथ भी ज्यादा है जी। और ये एक चीज मेन रीजन ये है कि जंगल के अंदर ये लोग ब्लास्टिंग कर रहे हैं और स्टोन और क्रशिंग यूनिट्स हैं, जिस वजह से ये चीजें हो रही है। और उसके बाद जो इंडस्ट्रियल पार्क है, ये लोग सब इंडस्ट्रियल पार्क के लिए जमीन दे रहे हैं, जिस वजह से जंगल काटे जा रहे हैं। उस वजह से वो लोग, मतलब हाथी भी बाहर आ रहे हैं। एक बात ये भी है कि वो लोग एलिफेंट कॉरिडोर भी कहने के लिए मान नहीं रहे हैं कि हम उसे एलिफेंट पाथवेज या मूवमेंट एरिया कहेंगे। वो कॉरिडोर को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉरिडोर भी नहीं कह रहे हैं। ये भी एक चीज है। तो मेन चीज मैं जो फाइंड आउट की, इसके बड़े कारण थे स्टोन क्रशिंग। जो ढेंकानाल के मेन जहाँ पे ज्यादा हाथी की संख्या है वो हिंदोल एरिया में है, और वहां पे ही ज्यादा स्टोन क्रशिंग और खदान के यूनिट्स है, और वहां पे ब्लास्टिंग भी होते हैं जी। ये चीज मेन था कारण। और एक चीज ये भी है कि वहां पे जो लोग खेती करते हैं, वो लोग जो ऐसे खेती करते हैं जो हाथी को बेसिकली अट्रैक्ट करता है, जैसे कि धान हो या अलग ऐसे फसलें हैं जो लोग खाने के लिए भी ज्यादा आते हैं। एक बार मतलब वहां के लोगों का ये कहना था कि एक बार अगर हाथी ने खा लिया तो वो बार बार वहीं पे आएंगे भी। वो भी एक चीज था। हाथियों का भी एक इलाका होता है, शिव लगातार आप पर्यावरण पे रिपोर्ट करते हैं,
जो ये मानव और जानवरों के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट एक बड़ा इशू बनता जा रहा है, इस पे किसी की नज़र नहीं जा रही। हम गुड़गांव में देखते हैं कि जानवर शहरों के बीच आ जाते हैं, और उत्तराखंड में तो हम देख ही रहे हैं, आसाम में देख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो इंसानों का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है जंगलों की तरफ, अरावली का हम किस्सा देख ही रहे हैं, तो हम ज़्यादा जिम्मेदार हैं या जानवरों की प्रवृत्ति या प्रकृति बदल रही है? अगर आप थोड़ा समझाएं हमारे दर्शकों को, क्योंकि आप इन्वायरमेंट पे आपका काफ़ी अच्छा काम करते हैं। इसमें आप अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के या जो स्टेट गवर्नमेंट जो एनवायरनमेंट अप्रूवल दे रही है, या फॉरेस्ट क्लियरेंस दे रही है, या वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस दे रही है, इसमें आप देखेंगे जितने भी सब प्रोजेक्ट्स जो जा रहे हैं, बहुत कम ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो रुक जाते हैं कि सरकार उनको अनुमति नहीं देती है। ये सब कुछ हो रहा है डेवलपमेंट के नाम पे। लेकिन आप जैसे अरावली का केस आपने बताया कि अरावली में केस चल रहा है कि जो नया जो डेफिनेशन है अरावली का, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, उसके आधार पे 80 to 90% अरावली रहेगा भी नहीं, और वो माइनिंग के लिए ओपन कर देंगे। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी कल ही 24 दिसंबर को एक क्लैरिफिकेशन जारी किया है कि हम बैन करेंगे माइनिंग जब तक एक और स्टडी, उन्होंने कहा है कि एक और स्टडी करेंगे हम इस पर। इसमें मोटा मोटा यही है कि जो टेंडेंसी है, ह्यूमन टेंडेंसी है, ग्रीड है कि आप जो फॉरेस्ट है उनको ख़त्म कीजिए, पेड़ों को ख़त्म कीजिए ताकि और ज़्यादा डेवलपमेंट हो सके। ये इट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट, इट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ फॉरेस्ट। जो हमारा इकोलॉजी है उसको मेंटेन रखना पड़ेगा। आप अंडमान निकोबार का प्रोजेक्ट देख लीजिए, वहाँ पे गवर्नमेंट का एस्टिमेट है कि एटलीस्ट 10 लाख ट्रीज़ विल बी कट, बट वो इकोलॉजी कितना सेंचुरीज का इकोलॉजी है, उसको वो बोल रहे हैं कि हम उसके एवज में एफॉरेस्टेशन करेंगे, अरावली में करेंगे, हरियाणा में करेंगे और एमपी में भी करेंगे। बट वो इकोलॉजी जो है सेंचुरी ओल्ड इकोलॉजी, वो कैसे आप लेके आएंगे? तो वही है कि ह्यूमन और एनिमल जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वो मोस्टली जो लोगों का जो ग्रीड है, उनके जानवरों का जो एरिया है उसमें इंक्रोच करके वहाँ पे फार्मिंग करना है, वहाँ पे प्रोजेक्ट्स डालना है, इस कारण से बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आप सेंचुरीज़ हैं, नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स है, वहाँ पे आप रेलवे ट्रैक्स बना रहे हैं, आप सड़कें चौड़ी कर रहे हैं। सड़कें हैं लेकिन उसको और चौड़ा करना है आपको, ताकि अगर 2 ट्रक निकलें, ताकि वहाँ पे चौड़ा करेंगे तो 4 ट्रक निकलेंगे वहाँ से। तो आपने देखा होगा कि सड़कों पे कितने वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, कितनों की डेथ होती है। ट्रैक्स पे कितने, आकांक्षा ने देखा है कि ट्रैक्स पे एनिमल्स का, एलिफेंट्स का कितना डेथ होता है आसाम के आसपास, उड़ीसा के आसपास। माइनिंग का बहुत बड़ा रोल है इस ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में। तो ये विकास के नाम पे हो रहा है। जब हम पर्यावरण पे हैं, क्योंकि न्यूज़ लॉन्ड्री पर्यावरण हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जब मैं पॉडकास्ट आपके सामने कर रहा हूँ, इससे 1 घंटे पहले मैं AQI करके आया हूँ, जो हम लोग लंबे समय से पिछले 1-1.5 साल से कर रहे हैं। हवा की स्थिति बताते हैं। अरावली का जिक्र आया है क्योंकि अरावली अभी सबसे ज़्यादा चर्चा में है, और अरावली मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने उस पर एक सीरीज किया था और उस पर आपको गोइंका भी मिला था। ठीक है, लेकिन अरावली को लेकर एक मीडिया में एक संपादक और एक एंकर मालिक ने जो बात कही, वो बड़ी मतलब कहें कि बचकाना और इंटेंशनली था कि उनकी नासमझी थी। वो कह रहे थे, रजत शर्मा की मैं बात कर रहा हूँ जो इंडिया टीवी के हेड हैं, कि अरावली के कारण दिल्ली में प्रदूषण होता है। जबकि एक सामान्य सामान्य व्यक्ति भी जानता है कि अरावली का होना दिल्ली और उत्तर भारत के लिए कितना ज़रूरी है। तो आप दोनों ने, तुमने भी स्टोरी की समर्थ, और आपका भी अरावली पर्यावरण पे हैं, तो आप बताइए थोड़ा कि ये जो कहा जा रहा है, एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है, सरकार कुछ सगुफा छोड़ती है और मीडिया हमारा उसको प्रोटेक्ट करने आ जाता है। तो अरावली क्या दिल्ली में प्रदूषण के लिए रीजन है? जो रजत शर्मा ने बात कही है वो बिल्कुल स्टूपिड है, बेसलेस है, उसका कोई वो नहीं है। अरावली जो है दे एक्ट एज अ विंड बैरियर। डेजर्टिफिकेशन यानी थार डेजर्ट की जो सैंड है, डेजर्ट हॉट विंड्स जो यहाँ पे लाती हैं, उसको प्रिवेंट करता है। जो एक रिपोर्ट है कि 12 अरावली रेंज में 12 बड़े बड़े गैप्स बन चुके हैं पिछले कुछ दशकों में। उस वजह से सैंडस्टॉर्म्स राजस्थान में और आसपास के एरियाज में बढ़ रहे हैं। दूसरा जो कल ये PIB रिलीज़ किया है कि कहते हुए कि नो न्यू माइनिंग लीसेस। अब ये जो सरकार बार बार रीअश्योरेंसेस दे रही हैं, चाहे वो इंडियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर हो या जो ये रिलीजेस हैं,
इट्स नॉट क्लैरिफाइंग द कंसर्न्स जो इन्वायरमेंटलिस्ट ने रेज किए हैं। जब आपने ये डेफिनेशन एक्सेप्ट कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने, कि जो बल्कि 2010 में इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उस डेफिनेशन को आपने एक्सेप्ट कर लिया कि 100 मीटर्स के नीचे अरावली नहीं है, 100 मीटर्स के ऊपर जो है वो अरावली है ना। अब उससे ज़्यादातर रेंज जो है अरावली काउंट नहीं की जाएगी। जब वो काउंट ही नहीं की जा रही तो आप न्यू माइनिंग लीसेस की बात किधर कर रहे हैं? दूसरा, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में जो लिखा हुआ है नो न्यू माइनिंग लीसेस, उसमें 4 बड़े बड़े एग्जाम्पशंस दिए हुए हैं कि क्रिटिकल मिनरल्स, एटॉमिक मिनरल्स, जब, और दूसरा 2023 में MMDR जो एक्ट है माइंस का, उसको अमेंडमेंट लाया गया था, उसमें 7 शेड्यूल ऐड किया गया था। बेसिकली 29 ऐसे मिनरल्स हैं जिनको एग्जेम्प्ट कर दिया, तो वो कोर एरियाज में भी, रिजर्व्ड एरियाज में भी माइन किए जा सकते हैं। अब सरकार ने ये कहा है कि नो न्यू माइनिंग लीसेस, लेकिन उसमें ये भी मेंशन करा है कि जो ICFRE है इंस्टीट्यूशन, वो MPSM यानी एक माइनिंग का मैनेजमेंट प्लान निकालेगा जी। तो ये जो बात कह रहे हैं कि कोई नई माइनिंग नहीं होगी और ये अरावलीज को 90% अरावलीज प्रोटेक्ट हो गई, बिल्कुल झूठ है। फियर रिस्क का कारण बड़ा ही हुआ है, दैट हैज़ नॉट बिन मतलब क्लैरिफाइड बाय द गवर्नमेंट, और आई थिंक इस पे प्रोटेस्ट और बढ़ते ही रहेंगे। समर्थ, मुझे ऐसा लगता है कि अभी वर्तमान में काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहा है। इंस्टाग्राम पे हम लोग देख रहे हैं एक नया तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है। मैंने एक रील देखा कि एक व्यक्ति कह रहे, राजस्थान के थे, कि 6 फीट से ऊपर वालों को हम इंसान नहीं मानेंगे, जितने 6 फीट से ऊपर वाले सबको काटा जाएगा। मतलब अगर सरकार तय कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट कह सकता है कि इतना तक पहाड़ी होगी, तो इंसानों को भी तय कर 6 फीट के ऊपर जो है उनको इंसान माना जाएगा, बाकी सब हाँ इंसान तो नहीं। एक चीज़ बताइए कि ये जो वर्तमान में PIB का कल रिलीज आया 24 दिसंबर को, ये वर्तमान तत्कालीन गुस्से को शांत करने के लिए, कि लोग समझ जाएं बाद में जो सरकार को करना होगा अपना कर ले जाएगी? हाँ, वही केस है, क्योंकि आप माइनिंग प्लान निकालने को आपने बोला हुआ है कि माइनिंग प्लान निकाला जाएगा, और ये आप अश्योर कर रहे हो कि सारे एरियाज प्रोटेक्टेड हैं, बट वो जब डेफिनेशन ही चेंज हो गई अरावलीज की, तो वो प्रोटेक्ट नहीं होंगे। हाँ, दैट इज द मेन थिंग। और लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इन्वायरमेंट को बचाना कितना ज़रूरी है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी के पास ना, अब हमारे पास साफ हवा नहीं है, पानी नहीं है, तो उनके पास क्या हम छोड़ के जाएंगे एक विरासत के तौर पे? गंदा शहर, गंदा हवा, गंदा पानी। एक क्रूशियल चीज़ आई थिंक ये है कि जो पूरा जजमेंट निकाला गया है, वो ये प्राइमरी रीज़न नहीं है कि अरावलीज डिग्रेड हो रहे हैं, हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। मेन रीज़न ये है कि सस्टेनेबल माइनिंग कैसे करी जा सकती है, उसके लिए आप यूनिफॉर्म डेफिनेशन निकालो। अब 100 मीटर्स का जो डेफिनेशन है वो 2006 से राजस्थान में लगता था, लेकिन राजस्थान में 80% अरावलीज ऑलमोस्ट राजस्थान में है, जो 200 से 600 मीटर तक हिल्स हुआ करते थे, अब वो नहीं है। बाकी जो चाहे हरियाणा में हो, दिल्ली में हो, गुजरात में हो, वो इतनी हाइट पे नहीं है। तो आपने यूनिफॉर्म डेफिनेशन सब पे लगा दी और 100 मीटर्स का कट ऑफ दे दिया, और ये 100 मीटर्स का कट ऑफ आप जो इंडियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर ने समझाया है कि वो एक ही झूठ बोला है एक तरह से, कि वो अंडरग्राउंड भी अगर बेस है हिल का, तो वहाँ से इसको मेजर किया जाएगा, बट दैट इज़ नॉट व्हाट हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे विवाद से हमारे देश के नागरिक ये जान गए होंगे कि भारत के पर्यावरण मिनिस्टर हैं कौन, क्योंकि लंबे समय से किसी को नहीं पता कि पर्यावरण मिनिस्टर हैं कौन। हम लोगों ने शायद अवधेश ने स्टोरी की थी, आप में से किसी ने, कि पूछा गया था लोगों से जाके पर्यावरण मिनिस्टर कौन है, तो ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि कौन है पर्यावरण मिनिस्टर। तो समर्थ, आप लद्दाख गए थे, और लद्दाख पे बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब सोनम वांगचुक जेल से बाहर थे, तो उन्होंने कहा था कि मेरे जेल से बाहर होना, जेल में जाना जनता को और मेरे बारे में बताएगा और मुद्दे के बारे में बताएगा। पर हम देख रहे हैं कि जनता कुछ नहीं बोल रही, कोई एक विरोध प्रदर्शन, कोई प्रोटेस्ट उनको लेकर तो दिल्ली में नहीं देखा मैंने, कोई आवाज़ सोशल मीडिया पे नहीं दिख रही। तो लद्दाख में आपने क्या देखा, और ये जो चुप्पी है लद्दाख के बाहर के भारत की, उसको आप कैसे देखते हैं? दोनों चीज़ों को, लोगों में गुस्सा किस बात का था? देखिए, जो लद्दाखी लोगों का डिमांड था 6 शेड्यूल का और स्टेटहुड का, वो 4-5 साल से चल रहा है। इसमें सोनम वांगचुक 2023 के आसपास इससे जुड़े थे, एंड इसको तब 4-5 साल से पीसफुली ही लीड किया जा रहा है इन प्रोटेस्ट को। बट ये जो डिमांड्स हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोगों से ही आई हैं, ये खुद बीजेपी ने प्रॉमिस करी थी, बार बार रिपीटेडली प्रॉमिस करी हैं
क्योंकि वहाँ पे 97 ऑलमोस्ट % जो पॉपुलेशन है ट्राइबल पॉपुलेशन है, तो उनके लिए 6 शेड्यूल डिमांड करना एक जायज़ डिमांड है, सो दैट दे कैन हैव ऑटोनॉमी ओवर द लैंड एंड द रिसोर्सेज देयर। अब जो एक इंटेंशन जो लोगों को समझ आ रहा है कि वहाँ के रिसोर्सेज को कॉरपोरेट्स को देने के लिए ये स्टेटहुड का या ये ऑटोनॉमी नहीं देना चाहते। अब पीसफुली प्रोटेस्ट चल रहा था, एक और क्लाइमेट फास्ट किया गया था सितंबर में। 23 सितंबर को जो क्लाइमेट फास्ट लोग कर रहे थे उनमें से 2 बुजुर्ग लोग की तबीयत खराब हुई। उसके बाद का जो लद्दाख के यूथ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने शट डाउन कॉल किया नेक्स्ट डे के लिए 24 सितंबर को। दैट इज़ व्हेन जब वो अपना रैली, यूथ जो है लद्दाख का रैली निकालने लगे, इतने साल बाद भी उनकी डिमांड्स को माना नहीं जा रहा, तो उसका जो गुस्सा निकला तब इनका पुलिस के साथ क्लैश हुआ एंड विच अल्टीमेटली रिजल्टेड उन्होंने बीजेपी का ऑफिस जो वहाँ पर ले में है वो जला दिया। उसके बाद पुलिस की फायरिंग हुई और 4 लोग इसमें मारे गए। नाउ दिस इज समथिंग अनप्रेसिडेंटेड इन लद्दाख। कई मतलब बहुत सारे दशकों से नहीं हुआ है, 80s में एक बार हुआ था, लेकिन दैट वॉज सेंट अ मैसेज अक्रॉस लद्दाख कि आप लोग मतलब सब लोग डर गए थे वहाँ पे। तो जब मैं 4-5 दिन गया तो सब लोग डरे हुए थे, कोई बात नहीं करना चाहता था। अब सोनम वांगचुक अभी भी जेल में ही हैं। उन पे ये इट इज़ क्वाइट ट्रैजिक कि उन पे अभी ये NSA लगा के उनको जेल में रखा हुआ है और लोग अब धीरे धीरे उस बारे में भूल रहे हैं, डिमांड्स को भी भूल जाएंगे। और बिकॉज आपने 4 लोगों को गोली से मार दिया, आपने NSA लगा दिया एक पीसफुल इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट एक्टिविस्ट पे, तो वहाँ पे कोई भी अब किसी में इतनी हिम्मत नहीं बची कि वो इस बात को रखेंगे। तो वहाँ के लोग जो हैं गुस्से में हैं, डरे हुए हैं, लेकिन लेकिन शांत भी हैं। नहीं, अभी जो पार्लियामेंट्री कमेटी का रिपोर्ट आया है उसमें भी सोनम वांगचुक का जो इंस्टीट्यूट है उनको, सोनम वांगचुक को भी काफ़ी अप्रिशिएट किया है। सरकार ने पहले इतना सम्मान दिया है उनको, उन्होंने आर्मी के साथ काम किया, आर्मी के लिए जो सोलर जो टेंट लगाते हैं इतना जहाँ वहाँ पे वेदर इतना ठंड है वहाँ पे, तो आर्मी कैसे रहेगी, कैसे हमारे बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करेगी, तो उनके लिए भी सोनम वांगचुक ने बहुत सारा काम किया है। वाटर को कैसे कंजर्व करें, आई स्तूपा, क्योंकि वहाँ पे वाटर की कमी, पानी की कमी है, तो उस जो एक सीज़न में पानी आता है आपके पास, उसको कैसे कंजर्व करेंगे, तो उसके लिए उन्होंने टेक्नोलॉजी बनाया है, आई स्तूपास बनाया है कि वहाँ पे पानी कंजर्व कर सकते हैं। सरकार को भी फ़ायदा हुआ है सोनम वांगचुक के इनिशिएटिव से। अब सोनम वांगचुक का है कि कम से कम 1 साल तो वो रहेंगे वहाँ पे जोधपुर सेंट्रल जेल में। बताइए, लद्दाख कहाँ है, जोधपुर कहाँ है, फैमिली मिलने भी नहीं आ सकती। लेकिन वो उनकी वाइफ से जब इंटरव्यू कर रहा था मैं, तो उन्होंने बोला था कि एक सिमिलरिटी है राजस्थान में और लद्दाख में कि दोनों डेजर्ट हैं। जी। तो लेकिन वहाँ पे अभी भी डिटेंशन चल रहे हैं, अरेस्ट चल रही हैं। जब उनकी वाइफ आई थी, वाइफ बोली कि मेरे को डर लगता है कि मैं भी कहीं अरेस्ट ना हो जाऊँ, तो वो अभी तक लद्दाख गई नहीं है जब से सोनम वांगचुक का डिटेंशन हुआ है। तो वो अभी यहाँ दिल्ली में है या फिर कहीं और। मतलब वही ना, मतलब ये अजीब सी बात है कि सोनम वांगचुक को ये भ्रम था। मुझे लगता है उनके भ्रम ही होगा जब उन्होंने कहा था कि मेरी अनुपस्थिति में लोग मेरे बारे में और ज़्यादा जानेंगे, पर हमारा देश भूल चुका है, कोई उन पे बात नहीं हो रही। मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में भी कोई एक मेजर प्रोटेस्ट हुआ है। हम इसी ठंडी के महीने में, हम जब कॉलेज में हुआ करते थे 2012 में, एक घटना हुई थी निर्भया के साथ। हम लोगों को याद है, रात भर एकदम ठिठुराती ठंड में लोग जंतर मंतर पे गाने गा रहे हैं, एकदम गुस्से में पूरी दुनिया, पूरा दिल्ली था। आज एक उन्नाव की लड़की के साथ घटना हुई, उसकी फैमिली प्रोटेस्ट करने आ रही है, प्रोटेस्ट में 5 लोग दिख रहे हैं। मतलब वो, मुझे लगता है कभी कोई प्रोटेस्ट के पीछे भी एक पूरी लॉबी होती है कि कैसे प्रोटेस्ट को बड़ा किया जाए, जो हमने अन्ना आंदोलन में देखा भी कि कहा जाता है कि RSS का उसके पीछे हाथ था। खैर, आप जो हमारे साथी हैं समर्थ, इनकी स्टोरी को पढ़िए। ये लद्दाख गए थे, 2-3 दिन रहे, उन्होंने स्टोरी की। इसके अलावा समर्थ, इस पे डॉक्यूमेंट्री है आधे घंटे की, हमारे चैनल पे पब्लिश्ड है, विच टॉक्स अबाउट द होल इशू एंड टॉक्स अबाउट व्हाट द डिमांड्स ऑफ द पीपल आर। तो आप जो इन्होंने आधे घंटे की डॉक्यूमेंट्री को, उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि देखिए लद्दाख दूर है और हमें तो कोई वैसे पैसा देता नहीं है सरकारी, और सरकारी पैसे से हम जाके सरकार के हित की खबरें तो दिखाना भी नहीं चाहते। हम आपकी हित की खबरें दिखाते हैं। समर्थ वहाँ गए, उन्होंने लोगों से बात की। शिव नारायण यहाँ से कई बार जो उनकी वाइफ का इंटरव्यू कर चुके हैं सोनम वांगचुक के, तो आप उस स्टोरी को देखिए। इसके अलावा समर्थ ने जो BLO की मौत हो रही है, मतलब मौत क्या हो रही है, सुसाइड कर रहे थे,
सरकारी प्रेशर में अलग अलग तरह का प्रेशर था, उस पर इन्होंने एक विस्तार से रिपोर्ट की है। अरावली से इन्होंने रिपोर्ट की जिसमें हमने पहले बात की ही इनसे। तो समर्थ हमारे नए साथी हैं और आते ही हैं वैभव सूर्यवंशी की तरह, जो 14 साल का बिहार का लड़का है, अच्छा चौके छक्के खेल रहे हैं। तो आने वाले समय में और अच्छी स्टोरी आप तक पहुंचाएंगे, ऐसा आप वादा करते हैं? हाँ, बिल्कुल वादा करते हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी हियर एंड होपफुली वील कंट्रीब्यूट अ लॉट मोर बेटर स्टोरीज इन द कमिंग ईयर। लेकिन इस साल न्यूज़ लॉन्ड्री ने एक लंबे समय पहले हुई घटना को रिपोर्ट किया। वो एक ऐसे आईपीएस अधिकारी के बारे में था जो जनरल नॉलेज में एक सवाल हुआ करती थी, और एक नंबर का वो सवाल हुआ करता था। कोई भी आता था हमसे पूछ देता था, बताओ भारत के पहला आईपीएस अधिकारी कौन है। ये कहानी थी किरण बेदी के बारे में, जिसको लेकर आई हमारी साथी सुमेधा। हमने पहले भी बात किया है, तो थोड़ा किरण बेदी वाली स्टोरी के बारे में हमारे जो लोग नहीं जानते हैं, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, उनको बताइए कि क्या हुआ था। सो ये स्टोरी मैंने और मेरे एक फेलो रिपोर्टर हैं आनंद, हम दोनों ने मिलके की थी। एंड ये स्टोरी एडिटेड बाय निकिता सक्सेना थी, उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से इसे एडिट किया था। तो ये स्टोरी है 2002 की घटना की, जब एक स्विस डिप्लोमेट का रेप हुआ था इंडिया के अंदर। एंड तब ये बहुत बड़ी उस वक्त एक खबर बनी थी, पार्लियामेंट में इसके ऊपर डिस्कशन हुआ था। लेकिन कभी भी ये सामने नहीं आया था कि वो डिप्लोमेट का रेप किसने किया है। बहुत लंबे समय तक पुलिस की एक इन्वेस्टिगेशन चली थी। तो जब हम ये किरण बेदी का ये स्टोरी कर रहे हैं, उसके अंदर ये एक बहुत मतलब ये जो एक न्यूज़ पॉइंट है वो एक सबसे बड़ा वो एक ये था कि हम लोगों को एक्सेस मिला था किरण बेदी के ईमेल्स एंड टेप्स का 2002 के, जब उनकी बेटी किरण बेदी तब अपनी बेटी और उनके तब पार्टनर जो थे साइना बेदी और गोपाल सूरी, उनके ऊपर एक सर्वेलेंस माउंट करवा रही थी यूजिंग दिल्ली पुलिस। और इसके लिए उनके पास क्या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर था या कहीं किसी कोर्ट ने उनको ये इजाज़त दी थी ये करवाने की, इसका अभी तक कोई रिकॉर्ड सामने नहीं आया है। और तो वो हमें ईमेल्स और वो काफ़ी घंटों के टेप रिकॉर्ड्स हमें उनका एक्सेस मिला था। एंड उसके अंदर ये सामने आया था कि उनकी बेटी और तब उनके जो पार्टनर थे वो एक सर्वेलेंस वो एक वीज़ा स्कैम रन कर रहे थे, जिसके अंदर वो लोग उन लोगों का वीज़ा पास करवाने की कोशिश करते थे जिनका वीज़ा एम्बेसीज ने रिजेक्ट कर दिया है। और वो उसमें अलग अलग तरीके से डिप्लोमेट्स को लुभाने की कोशिश करते थे। तो और तब इस सर्वेलेंस ऑपरेशन को रन करने के लिए किरण बेदी ने तब के दिल्ली पुलिस के अंदर जो अधिकारी थे उनका किस तरीके से इस्तेमाल किया था। तब वो दिल्ली पुलिस में खुद नहीं थी। तब वो दिल्ली पुलिस में खुद नहीं थी। एंड बहुत सारे इसमें टॉप के अधिकारियों का नाम था, और एक उनको कौन ऑर्डर दे रहा था, वो क्यों किरण बेदी के कहने पे ये काम कर रहे थे। तो ये बहुत सारे सवाल थे जो इसमें सामने आए थे। एक स्विस डिप्लोमेट से रिलेटेड जो रेप केस से रिलेटेड जो इसमें एक चीज़ सामने आई थी, वो एक ईमेल था जो किरण बेदी को एक तब के एक आईपीएस अधिकारी ने किरण बेदी को लिखा था। और उसमें उन्होंने वो मेंशन किया था कि उस रेप केस की वो डिप्लोमेट के रेप केस की एक बातचीत हुई है उसके अंदर। हमें उसमें और एक सबूत मिला था कि उसी समय में वो लोग स्विस एम्बेसी को भी बहुत अप्रोच करने की कोशिश कर रहे थे। तो उसके बाद क्या हुआ ये आज तक हम लोगों को कुछ नहीं पता है। हमने किरण बेदी को इसके ऊपर एक लंबा चौड़ा क्वेश्चनर भेजा था, जिसका उन्होंने 2 लाइन में जवाब दे दिया था कि बिल्कुल उन्होंने ये किया है और ये सर्वेलेंस माउंट किया था। और उन्होंने बोला था कि कोई भी एक माँ अपनी बेटी के लिए ये करेगी, नियमों को ताक पे रख के। वो स्टोरी में सामने आ ही गया था। तो मतलब तब जब हमने ये स्टोरी की थी तब काफ़ी सारे सवाल हमारे सामने लोगों ने पूछा था कि अब क्यों आप ये स्टोरी कर रहे हैं, इतने साल बाद क्यों ये स्टोरी कर रहे हैं। तो मुझे जब हमें एक्सेस मिला तब हमने ये स्टोरी की। और आई थिंक इसमें एक बहुत बड़ी जो चीज़ थी वो ये थी कि वो स्विस डिप्लोमेट का रेप केस। हमने बहुत बार स्विस एम्बेसी को भी लिखा, मतलब कई महीनों तक मैंने फॉलो अप किया लेकिन वहाँ से भी अभी तक मुझे कोई सवाल नहीं आया है। आज भी हम उस कहानी में यही उम्मीद करते हैं कि अगर वो उनके लिए आसान नहीं होगा
काश हम उस वहाँ तक पहुँच पाते कि जो वो डिप्लोमैट जिनका ये रेप केस हुआ था, अगर हम उनसे एक बार टच में आ पाते। हमें नहीं पता उन्होंने हमारी ये स्टोरी पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, हमने स्विट्ज़रलैंड गवर्नमेंट को भी ये स्टोरी भेजी थी अपनी। तो एक चीज़ है जो ये कहानी ये बताती है कि ये पावर कॉरिडोर्स कैसे चलते हैं दिल्ली के, बट उसके साथ साथ एक ये चीज़ भी है कि काश हम वहाँ तक वो रेप केस तक पहुंच पाते। तो हमें याद है जब सुमेधा स्टोरी कर रही थी तो कितना भागना दौड़ना हुआ था। मैं भी शायद गोपाल सूरी से मिलने गया था, जब उन लोगों ने हमें, सुमेधा को तो कम बोल रहे थे, मुझे ही लग रहा था पीट देंगे। तो मुझे याद है वो जब हम क्योंकि सुमेधा ने काफ़ी समय लेकर, और काफ़ी समय लगता भी है ऐसी स्टोरी में, क्योंकि आपको एक एक चीज़ को जोड़ना, एक एक चीज़ को पढ़ना, तमाम चीज़ें, सबको सवाल भेजना। तो इस तरीके की स्टोरी तभी हम कर पाते हैं जब आप लोगों का समर्थन होता है, और आप लोग जानते हैं कि न्यूज़ लॉन्ड्री किसी और के समर्थन से तो चलता नहीं है। इसलिए ऐसी स्टोरी महीने 2 महीने लगाकर हम आपके बीच लेकर आते हैं। तो हमने पहले इन्वायरमेंट पे बात की, अब क्राइम पे, क्योंकि सुमेधा ने जो स्टोरी की थी वो क्राइम से रिलेटेड थी। तो हमारे साथी अवधेश ने एक स्टोरी की थी, हाफ इनकाउंटर। आपने इनकाउंटर तो सुना होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां हर रोज़ नाम बदलते हैं चीज़ों के, जगहों के। वहां इनकाउंटर में भी एक हाफ इनकाउंटर आ गया है, और वो हाफ इनकाउंटर क्या होता है अवधेश, हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए। यूपी पुलिस उसे ऑपरेशन लंगड़ा कहती है। अच्छा। कि ऑपरेशन लंगड़ा, तो इसमें होता क्या है कि ये कितना विवादास्पद वर्ड है लंगड़ा, मतलब किसी को बोलना ये। हाँ, मतलब लंगड़ा वैसे तो मतलब किसी को बोलना जाहिर सी बात है कि वो गलत ही है, लेकिन वो लंगड़ा इसलिए कहते हैं क्योंकि पैर में गोली लगती है, और आदमी लंगड़ा के ही चलता है। जब पैर में गोली लगती है तो चल ही नहीं पाता है। पुलिस वाले उसको उठा के किसी तरह गाड़ी में डालते हैं, और उस तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर पुलिस अपनी उपलब्धि के लिए कि भाई हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है, और उसको फिर गाड़ी में डालते हुए। और इसमें एक चीज़ और है कि वो जिस अपराधी को, कथित अपराधी को गोली मारती है, उससे उसका वीडियो बनाती है कि आपने क्या अपराध किया। उसकी पॉकेट में हाथ डालेगी, अच्छा 20 रुपये मिले हैं, अच्छा 240 रुपये। उनकी संख्या भी ऐसे होती है कि वो 600-500 के नीचे ही होती है। तो जब मैं इसको स्टोरी को कर रहा था तो पता चला कि वो पुलिस वाले खुद ही पैसे रखते थे इतने उनकी पॉकेट में, और फिर एक आध जो कारतूस होता है वो निकलता था उनकी पॉकेट से, या कुछ एक आध खाली कागज या कोई हिसाब का, मतलब बिल्कुल फिल्मी जो एक कहानी होती है उस तरह का लगे। ये वीडियो जारी करती है फिर वो सोशल मीडिया पर, जो उनसे पूछती है अपराधियों से, और उसके बाद फिर वो उसको सर्कुलेट करती है, और बाकायदा फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठती है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बताते हैं कि हमने तब हम यहाँ पे एक नाका लगाए हुए थे, या फिर हमें हमारे जो सोर्स हैं उसके अकॉर्डिंग हमें पता चला कि यहाँ से कोई अपराधी गुजरने वाले हैं, या कोई कहीं पे कोई असलों की फैक्ट्री चल रही है। इस तरह की उनकी स्क्रिप्ट होती है, और फिर वो उसको जाके अपराधियों को पकड़ते हैं। जहाँ पे नाका उन्होंने लगाया होता है, बैरिकेडिंग कहाँ पे की हुई होती है, वहाँ से अपराधी गुजर रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि यहाँ से गुजर रहा था, तो हमें लगा कि ये हमें देख के भाग रहा है। फिर हमने उनका पीछा किया तो उसने बचने के लिए हमें गोली मारी। फिर हम थोड़ा और आगे बढ़े, हमने गाड़ी का सहारा लेके फिर हमने उनको गोली मारी। तो सबकी मतलब जो स्क्रिप्ट है वो ऐसी है। जितनी भी आप FIR देखेंगे, सिर्फ नाम चेंज हो जाते हैं, मैक्सिमम की स्क्रिप्ट इसी तरह की होती है, और फिर उसको गोली मार दी जाती है। तो मैंने ऐसे केस के लिए मैं मथुरा गया, कानपुर में कई दिन रहा, अलीगढ़ गया, ग्रेटर नोएडा, यहाँ पे तमाम मैंने जो इस तरह के विक्टिम है, या कहूँ जो अपराधी जिनको बताया गया, उनसे और उनके परिवार से जब मैं मिला, तो मैं मथुरा एक जगह पे गया था। तो मथुरा में जिस लड़के को गोली मारी थी पुलिस ने, तो उसको 4 दिन पहले पुलिस ने उठा लिया था। कथित इनकाउंटर आज, लेकिन उठाया था 4 दिन। वो मैक्सिमम एनकाउंटर ऐसे ही होते हैं। मतलब मेरी जो पड़ताल है वो यही है कि पहले से किसी को उठा के वो रख लेते हैं थाने में, फिर उसको टॉर्चर करते हैं, और अलग अलग जगह अलग अलग ठिकानों पे उसको लेकर जाते हैं इस बीच, और फिर एक दिन आता है 4 दिन बाद, 3 दिन बाद पूरी प्लानिंग के साथ गोली मारते हैं, जो मेरा इन्वेस्टिगेशन है। तो ऐसे ही मथुरा वाले केस में हुआ कि मथुरा वाले केस में 4 दिन पहले लड़के को उठाया। तो मेरा सबसे पहले इस्टेब्लिश करना था कि इसको 4 दिन पहले कैसे उठाया। तो मैं उसके परिवार से मिला, बाकी वहाँ के लोकल जो सपोर्ट था उससे मिला। तो वहाँ पे मैंने क्या CCTV फुटेज निकाले। मेरे सारे स्टोरी में CCTV फुटेज का जिक्र है, क्योंकि मैंने 4 दिन पहले लेके गए हैं। हाँ, वो 4 दिन पहले जो उसको उठाया है, वहाँ से CCTV फुटेज मैंने देखा कि कैसे 2 पुलिस वाले आते हैं फॉर्मल ड्रेस में, और उसको फिर बाइक पे बिठाते हैं, उसको लेके जाते हैं, फिर वो गायब हो जाता है। और उसके बाद फिर उसको 4 दिन बाद उसको किसी एक जगह जाके बताते हैं कि ये पूरी एक असलों की फैक्ट्री चला रहा था, और वहाँ पे
एक पूरी मैट बिछी हुई थी, उस पर कुछ पुराने जंग लगे हुए तमंचे, कारतूस, एक छोटी सी भट्टी, मतलब अलग ही तरह का वो पूरा एक जंगल में बनाया हुआ था। और ये इत्तेफाक की बात है कि जब मैं उस लड़के के पास पहुंचा जिसको गोली मारी थी, तो मैं उसको लेके उस जंगल भी लेके गया जहाँ पे उसको गोली मारी थी। तो जब मैं वहाँ गया तो अचानक से वहाँ पे लोकल का एक बंदा आ गया जो उसका केयर टेकर उस पूरी ज़मीन का। असल में वो किसी फॉर्मर कोई जज थे, उनकी डेथ हो चुकी है अब, तो वो उनकी जो ज़मीन है उसको, वो केयर टेकर है उनका वो। तो वो आ गया वहाँ पे, तो उसने कहा आप लोग क्या कर रहे हो यहाँ? तो मेरे एक दोस्त थे, साथी थे, उन्होंने कहा कि हम वो ज़मीन देखने आए हैं यहाँ पर। तो बोले बताइए आपको कौन सी ज़मीन चाहिए? हमें ये नहीं पता था वो खुद ही उस ज़मीन का केयर टेकर है। तो उसने कहा बताइए कौन सी ज़मीन आपको चाहिए? तो फिर मैंने उससे कहा नहीं हम पत्रकार हैं और कुछ दिन पहले ऐसे ऐसे यहाँ पे एक एनकाउंटर को अंजाम दिया गया था, आप जानते हैं। फिर उसने हमें पूरी कहानी बताई, कुछ चीज़ें भी उपलब्ध कराई, कुछ वीडियो दिलवाए उसने। तो उसने कहा कि मैं इस ज़मीन का केयर टेकर हूँ और यहाँ पुलिस, कोई पहला एनकाउंटर ये नहीं हुआ है, पुलिस इसी तरीके से यहाँ 4-5 एनकाउंटर कर चुकी है एक ही लोकेशन पे। और वो क्या करती है कि पहले से 2-3 बार पुलिस आती है, गाड़ियाँ 2-2, 3-3 गाड़ी आती हैं रात को, और वो रेकी करती है और चली जाती है। तो मैं केयर टेकर हूँ, तो मैं उनसे पूछता था पुलिस वालों से कि भाई तुम यहाँ क्यों आते हो? तो वो कहते थे अरे हम ऐसे ही आए हैं, आप करिए अपना काम। तो मुझे क्या पता था। तो जब पहला एनकाउंटर हुआ तो मैंने देखा हुआ तो पूरा खून ही खून पड़ा हुआ था। तो अब उसने क्या किया, उस पूरे इलाके को झाड़ियों से, कांटे वाली जो झाड़ी होती है उससे पूरा कवर कर दिया है। तो जब हम गए थे उन झाड़ियों को हटा हटा के गए थे, क्योंकि मुझे वो स्पॉट देखना था कि वो गोली उसको कहाँ मारी है। तो इसके बाद फिर वो पूरी कहानी पता चली। तो इस तरीके से होता है। एक जिक्र और करूँगा मैं, यहाँ ग्रेटर नोएडा में भी एक लड़के को यहाँ से उठाया था। तो उसको भी दिन में उठाया था, और जब दिन में उठाया था तो क्या था कि वहाँ पूरे गाँव में ना बहुत सारे, कम से कम 10 से 12 CCTV लगे हुए थे पूरी गली में, मस्जिद में, वहाँ की आसपास। तो पुलिस जब उस लड़के को वहाँ से उठा के ले गई, उसका भी 2-3 दिन बाद एनकाउंटर किया था। तो जब पुलिस उसको वहाँ से उठा के लेके गई, वो सारी चीज़ कैमरों में रिकॉर्ड हो गई। तो पुलिस इतनी चालाक हो गई है कि वो पहले उसको, लड़के को डिटेन किया, अपने साथ ले गई, फिर बाद में 2 गाड़ियाँ आई, और 2 गाड़ियाँ आने के बाद जितने इलाके में CCTV लगे हुए थे वो सबको लेके चली गई, सब PDVR वो लेके चली गई। तो मैं ऐसे ही मैं तमाम लोगों से मिला, एक मस्जिद में गया तो मैंने उनसे पूछा भाई क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि भाई यहाँ से ऐसे ऐसे हमने देखा कि एक लड़के को उठाया, और कुछ देर बाद हमें पता चलता है कि वो पुलिस हमारे यहाँ आ गई। उन्होंने कहा ये DVR हमको दीजिए, आपकी बड़ी मदद की ज़रूरत है। तो मौलाना साहब थे, बोले भी हमसे क्या मदद चाहिए? तो बोले आप अपना दे दीजिए CCTV कैमरा सब, और सब उसको उठा के ले गए। तो सवाल है कि कैसे पुलिस का दिलचस्प है, वो ठाई ठाई यूपी पुलिस का था ना, कि बंदूक से गोली निकल रही तो ठाई ठाई कर दो। आज अभी की खबर, मैं यहाँ बैठने से पहले एक सचिन गुप्ता जर्नलिस्ट है, उनका ट्वीट पढ़ रहा था। ये संभल का ही मामला, हम इस पे आगे बात भी करेंगे अवधेश की स्टोरी पे। वहाँ अप्रैल 2022 में 25 अप्रैल को एक दूध बेचने वाले थे दुर्वेश, 1 लाख रुपए की लूट हुई थी। 7 जुलाई को 2022 में ही पुलिस ने इस केस में मुठभेड़ दिखाकर ओमवीर और इस्पाल को अरेस्ट कर लिया। ये ओमवीर पहले से किसी और मामले में 11 अप्रैल से 12 मई 2022 तक बदायूं जेल में बंद था। मतलब जो मई तक जेल, यानी जो व्यक्ति जेल में बंद था वो दूध बिक रहा था, उसे लूट कैसे कर सकता है? जिस दौरान 25 अप्रैल को लूट हो रही है उस वक्त तो जेल में है बंदा, और उसी को बाद में मुठभेड़ दिखाकर अरेस्ट करके जेल में डाल दिया कि इसने लूट की थी। अब कोर्ट ने इस पूरे मुठभेड़ को फर्जी मानते हुए तत्कालीन CO, 2 इंस्पेक्टर, 4 दरोगा सहित 13 लोगों पर FIR दर्ज करने का आदेश दिया। एक लड़के को वहाँ से उठाया था लक्ष्मीनगर से पुलिस ने। तो जब मुठभेड़ में दिखाया था तो सेम बाइक उस लड़के पे दिखाई, और कुछ दिन बाद एक और मुठभेड़ हुई, वही सेम बाइक पुलिस ने उस पर दिखा दी। तो जब एक मुठभेड़ में दिखाई तो कैसे हो सकता है? इसके अलावा आकांक्षा जी हमारी एक रिपोर्टर रही हैं साथी पुरानी, उन्होंने एक स्टोरी किया था इसी पे। उसमें क्या था कि जिस तमंचे का या उसका यूज़ हुआ था, वो किसी जो अपराधी था वो गिरफ्तार हो गया। अब क्या हुआ कि वो तमंचा मालखाने में चला जाता है, कुछ होता है, तो वही पिस्टल दोबारा किसी और पे दिखा दी। तो इस पे जो एक्स DGP थे उन्होंने कहा कि तो बड़ी हैरानी की बात है कि मतलब सेम पिस्टल किसी और पे दिखाया और कुछ दिन बाद वही पिस्टल किसी और पे दिखा दी। उसका मतलब ये है कि माल खाने से निकाल के भी जो है पिस्टल जो है वो अपराधियों पे लगा। ऐसा होता है कि वो, मुझे नहीं लगता उसमें गोली वोली चल सकती है। और ऐसे जैसे आदमी गिरा होता है हाथ के बगल में रखा होता है, ऐसे लगता है कि भाई
इतना प्लांटेड करते हैं ये लोग। ये जो ट्रेंड देख रहे हो आप हाफ इनकाउंटर का, और ये चाहे फर्जी केसेस का हो, इसमें इंडिविजुअल केसेस पे तो कॉग्निसेंस लिया जाता है, सस्पेंड किया जाता है जो भी, बट ये ट्रेंड क्यों हो रहा है एक यूपी में स्पेसिफिकली, कि इज़ इट जस्ट कि भाई देखो हम इतनी तेज़ी से काम कर रहे हैं कि हम फटाफट लोगों को पकड़ते हैं और हाफ इनकाउंटर कर देते हैं और एक तरह से जस्टिस डिलीवर कर दिया हमने, उसके बाद आप तहकीकात करो ना करो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्या इस वजह से हो रहा है? देखिए क्या है ना कि जहाँ पुलिस अपराधियों की रिकॉर्डिंग करती है, फिर उनके वीडियोस बनाते हैं, वो बताना ये चाहती है कि हमारी कितनी बड़ी उपलब्धि है और हम जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको लेके कितनी सीरियस हैं। और योगी तो कहते हैं ना बार बार कि अपराधी यूपी छोड़ के भाग चुके हैं, अपराध यूपी में नहीं हो रहा है, और जो है वो भाग जाए वरना उनका यही हाल होगा। वो तो खुले मन से कहते हैं और बार बार वो ये बात कहते हैं। तो पुलिस का डायरेक्ट मैसेज ही ये है कि जो अपराध करेगा उसका अंजाम यही होगा, सिंपल है। आई थिंक एक फुल पेज ऐड भी आया था किसी न्यूज़पेपर में कि जिसमें योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट की रिपोर्ट में भी जिक्र है, आपकी रिपोर्ट में है उसका जिक्र कि फुल पेज कि योगी आदित्यनाथ की क्या बड़ी अचीवमेंट्स थी, और उसमें से है एक ऑपरेशन लंगड़ा, एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट में शामिल था। लेकिन अब देखते हैं कि ये जिस तरीके से उन्होंने, योगी आदित्यनाथ ने एक इमेज तो बना ली है कि वो एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं, बट क्या वो इसकी वजह से यूपी के अंदर ट्रबल में है, वो आई थिंक 2027 के इलेक्शंस में पता चलेगा। क्योंकि इसका एक जो अभी चीज़ सामने आ रही है वो ये भी आ रही है कि जो पुलिस ऑफिसर्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं ज़्यादातर, वो ज़्यादातर ठाकुर हैं, जिसकी, और जो विक्टिम है इसके वो ज़्यादातर या तो ईबीसी या दलित हैं। तो जो एंटी एक ठाकुर सेंटिमेंट बिल्ड हो रहा है इसकी वजह से, जो एक एंटी यादव होता था उनको रिवार्ड मिलता है, इनाम दिया जाता है उन लोगों को। तो देखते हैं कि अब 27 के इलेक्शंस में आई थिंक काफी पता चलेगा कि ऑपरेशन लंगड़ा एक्चुअली में ये इमेज बनाना कितना सक्सेसफुल था। देखिए सुमेधा अपने इलाके में हमें ले जाना चाहती हैं चुनाव इलेक्शन, पर अभी हम जाएंगे नहीं क्योंकि हमने अभी क्राइम वाले हिस्से में है। नहीं चुनाव में नहीं लेके जा रही। सुमेधा का आप सब देखते होंगे, पढ़ते होंगे, इलेक्शन पे काफ़ी अच्छा काम करती हैं। अभी SIR वगैरह पे इनका काफ़ी अच्छा काम है, तो हम उस पर आगे बात करेंगे क्योंकि इस साल सबसे ज़्यादा चर्चा में जो चीज़ रहा पॉलिटिकली वो SIR रहा, तो हम उस पर विस्तार से बात करेंगे। पर अभी हम हेड क्राइम की तरफ हैं और इसके लिए हम प्रतीक सर के पास चलते हैं। सर आपने क्राइम पे काफ़ी स्टोरी की है, जो अवधेश बता रहे थे और आपका लंबा अनुभव भी रहा है, ये एक नया ट्रेंड है या एक नया वर्ड आया है ऑपरेशन हाफ इनकाउंटर, या जिसको कथित तौर पे यूपी सरकार ऑपरेशन लंगड़ा कह रही है, जबकि कहना नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री ने तो इसके लिए एक नया वर्ड दिया, दिव्यांग दिया विकलांग की जगह, लेकिन वही सरकार उसको कह रही है कि लंगड़ा। तो सर ये जो नया पैटर्न है या एक पुराना ट्रेंड है, उसको नए पैकेजिंग के साथ यूपी सरकार बेच रही है? एनकाउंटर करेगा तो जैसे बॉम्बे अंडरवर्ल्ड में भी था, तो जब एनकाउंटर स्क्वाड बने थे, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ऑपरेशन लंगड़ा है ना, मतलब ये पुलिस भी अपने आप को एक तरीके बचा लेती है। ये जो फुल एनकाउंटर होता है, आपने गोली मार दी, ठीक है, तो वो पूरा ऐसा हो जाता है कि भाई अगर वो फेक इनकाउंटर है, क्योंकि बहुत सारे रहते ही हैं, तो उसमें बहुत लटकने के चांस हैं, फंसने के चांस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये इसमें ना ये जान से मारते हैं और ये गोली जरूर मारते हैं, पाँव में लंगड़ा कर देते हैं, तो वो एक डर भी पैदा करते हैं, एट द सेम टाइम लीगली थोड़ा अपने आप को बचाते भी हैं, और वो जो भी जिसको भी गोली मार के निर्दोष लोग को भी मार देते हैं बहुत बार। तो वो लोग भी, उनको भी ये बता देते कि भाई आगे किया तो मतलब ज़्यादा अगर आपने इसके अगेंस्ट बोला या आपके साथ ये हुआ तो और बुरा हो सकता है। तो हाफ इनकाउंटर से ना पुलिस बहुत इजी तरीके से अपने आप को बचा लेती है, क्योंकि अगर फेक एनकाउंटर का मामला होता है तो वो लंबा चलता है, हो सकता है इमीडिएट सजा नहीं मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब जैसे प्रदीप शर्मा जैसे जो मतलब जो डर्टी हैरिस बोला जाता था बॉम्बे अंडरवर्ल्ड में, जब अंडरवर्ल्ड का सीन था बॉम्बे में, जब एनकाउंटर स्क्वाड था, तो उसके जैसा ऑफिसर आज तक मतलब उसका कुछ ना कुछ हो ही जाता है, बीच में कभी अरेस्ट हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, मतलब 100 से ऊपर एनकाउंटर, मतलब उसके इतने जितने उन्होंने एनकाउंटर किए हैं, इतने किसी भी ना दया नायक के हैं ना किसी के हैं, किसी के भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो मुद्दा निकलता है, लफड़ा होता है, वो बंदा कभी अंदर चले जाता है, कभी बाहर आ जाता है, कभी कुछ ना कुछ वो रहता है। लेकिन हाफ एनकाउंटर से पुलिस अपना वो भी करती है कि भाई ये हम लोग इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल कर रहे हैं, और एक तरीके से लीगली भी बहुत सेफ तरीके से खेल जाते हैं वो जी। ये हाफ एनकाउंटर डेफिनेटली मतलब ये जो पूरा एनकाउंटर मतलब जान से मार देना,
उसके तो नई चीज है ये पूरा। जब हम पुलिस की बात कर रहे हैं तो प्रतीक सर की एक स्टोरी है मध्य प्रदेश के एक पुलिस अधिकारी के बारे में। 7 FIR, अ बाउंड्री स्टील फ्री, द अनटचेबल रफ कॉप ऑफ मध्य प्रदेश। सर ये कौन है व्यक्ति जिन पे 7 FIR हैं? आपने मतलब स्टोरी की थी जब हम लोग एक सेना कर रहे थे, क्या है? वो फरार था उस वक्त। हाँ, अभी क्या स्थिति अभी है? वो अरेस्ट हुआ है जी, क्या है कहानी उनकी? ये रामवीर सिंह कुशवाहा करके, मतलब ये बेसिकली कांस्टेबल था जी। मध्य प्रदेश में, ग्वालियर चंबल रीजन में। जी। तो ये एक बिल्कुल सिंपल कांस्टेबल था, लेकिन कांस्टेबल से होते होते ना बेसिक ये क्या करता है, बड़े अधिकारियों को उसने पूरा, जब एक आगे के लेवल पे, उस वक्त वहाँ पे जो पारधी कम्युनिटी है, तो पारधी कम्युनिटी का जो बेल्ट है, गुना शिवपुरी इस तरफ का जो बेल्ट है, वहाँ पे वो चीता पारधी बोलते हैं काफी, मतलब वो JNK भी जा रहे हैं, तमिलनाडु भी जाते हैं। तो एक तो वो कम्युनिटी का मतलब गवर्नमेंट की कुछ ऐसी नहीं है कि भाई कम्युनिटी क्राइम से बाहर निकल पाए। उनके 3 गैंग होते थे, तो उसने क्या किया, पारधियों के बीच एक बहुत अच्छा नेटवर्क बनाया। एट द सेम टाइम वो अपना खुद का पैरेलल एक गैंग ऑपरेट करने लगा था। पुलिस अधिकारी और पुलिस ये बंदा, ठीक है, धीरे धीरे इसको, मतलब गुड़गांव में लफड़ा होता था, या दिल्ली में लफड़ा है, या हरिद्वार में है, या चेन्नई में है, अगर कहीं वो पारधी कनेक्शन आया तो वहां के ऑफिशियल्स इसको फोन करते थे कि आप बताओ कैसे करना है। और ये बहुत बार किसी को, मतलब जो नहीं भी, उसको इन्वॉल्व करके ये उसको लेके चले जाओ या उसको लेके जाओ। दिल्ली में डिफेंस कॉलोनी में ऑफिशियली वो 4 करोड़ की डकैती हुई थी, वो 4 करोड़ की नहीं, वो ज्यादा करोड़ की थी। तो वहां से जब पता लगा, जब इसका जो पुल पट्टी निकली, वहां की ऑफिसर आई थी, IPS ऑफिसर, जब उन्होंने पूरा इन्वेस्टिगेट किया तो पता लगा कि भाई ये खुद इस तरीके से ऑपरेट करता है। मतलब बहुत लेट पता चला ये, लेकिन वो वहां पे पता था लोगों को कि भाई इस तरीके से इसका पैरेलल गैंग चलता है। उसके बाद मतलब दादागिरी करना, किसी को मरवा देना, इसने एक एनकाउंटर कर दिया था। वो जिसका एनकाउंटर किया था, नदी किनारे मार दिया था बंदे को, ठीक है। उसकी मदर आई थिंक 81 ईयर्स की एज थी। मतलब जब तक वो केस फाइट करती नहीं, अब PI उनका केस फाइट करते करते फाइनली, ये सोचो केस में 2017 चलता रहा, जो भी है, हाईकोर्ट ने उसमें ऑर्डर दिया कि इसको अरेस्ट किया जाए। 3 साल तक मध्य प्रदेश पुलिस ने उसको अरेस्ट ही नहीं किया। और उसके अगेंस्ट DGP मध्य प्रदेश, उन्होंने 50,000 का इनाम घोषित कर रखा था खुद से। और वो बंदा, उसको कभी पकड़ा ही नहीं उन लोगों ने। फाइनली उसने एक मतलब अभी जाके वो अपीयर हुआ, पूरा एब्सकॉन्डिंग रहा 2.5-3 साल पूरा। सबको पता था कि वो कहाँ पे है क्या नहीं है, लेकिन पुलिस कभी कुछ नहीं करती थी। उसके बाद उसको जब लिया, उसने सरेंडर किया, हाईकोर्ट से उसको बेल मिली। सोचो, बेल मिली, उसके बाद एक दूसरे केस में उसको पकड़ के वापस अंदर किया, वरना पुलिस ने उसको कुछ किया ही नहीं था 2.5-3 साल तक। जी। तो बहुत ही ज्यादा रोग, मतलब और बराबर प्रमोशन, और जो बड़े अधिकारी हैं, अब उसका ऐसा नेटवर्क बन गया था कि हर स्टेट की पुलिस में उसका कॉन्टेक्ट, मतलब 5-6 सीनियर लेवल के ऑफिसर्स उनको ये उसको रहते थे। उसके बाद बड़े ऑफिसर्स हैं, IPS हैं, ये हैं वो हैं, उनको खुश कर देना, मतलब वो आए उनकी इस पे पैसे के जरिए या किसी और जरिए, बहुत से जरिए होते हैं मतलब पीस करने के। जी। तो वो सब हर तरीके से वो इन्वॉल्व था, मतलब बहुत ही हार्डकोर क्रिमिनल जो पुलिस की वर्दी पहन के आराम से मस्त घूम रहा था उधर। क्या कहानी ये इसका वो था पूरा रामवीर का। और जीप में घूमता था ओपन, हाँ। और सीवीज में, और जीप के आगे लिखा रहता था दाऊ रन्नौद। रन्नौद करके एक जगह है शिवपुरी, और पीछे रहते थे 3-4 गनमैन। अच्छा। गनमैन इसके पर्सनल, और ये गनमैन जब ये पुलिस इनकाउंटर जाती थी तो ये गनमैन भी आते थे उसके पर्सन पुलिस के साथ। ये बिना ऊपरी आशीर्वाद के नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है वो तो, जी, जी। तो उसको पूरा ऊपर से सपोर्ट। तो ये तो मतलब दिग्विजय सिंह के साथ कई फोटो उसके देखे गए, BJP के लीडर्स के साथ कई फोटो देखे गए उसके, उनके साथ उनके प्राइवेट उसमें। वो मतलब हर तरीके का दोनों पार्टीज में उसका था। तो ये हमारे देश के पुलिस की स्थिति है, और हर राज्य की लगभग सेम कहानी है। बार बार बात होती है कि पुलिस सुधार की, लेकिन कितना सुधार हो पा रहा है आप हमारी कहानियों से देख रहे हैं। हेट क्राइम हमारे दौर का एक सबसे, मतलब हेट क्राइम पहले भी हुआ था, लेकिन हेट क्राइम एक नया वर्ड आया। कैसे कोई व्यक्ति है जो अपना त्यौहार मना रहा है उसको पीट दो, उसके धर्मस्थल पे चले जाओ, कोई खा रहा है अपने मन का खाना उसको पीट दो। प्रतीक सर ने स्टोरी की थी, ट्रेन में एक बुजुर्ग जा रहे थे अपने साथ नॉनवेज लेके, उनको पीट दिया गया। अनमोल लगातार स्टोरी करते रहते हैं। फिर हम अभी प्रतीक सर से ही शुरू करेंगे, जो आपकी सबसे लेटेस्ट स्टोरी है जबलपुर की, जिसका हेडलाइन है शी टोल्ड मी आई एम ब्लाइंड बिकॉज ऑफ माई पास्ट डीड्स। ये तो हमारे
घर परिवार गांव जवार में कहा ही जाता है कि तुमने जो पिछले कर्म किए उसी के कारण तुम अभी झेल रहे हो। कहानी क्या है सर, ये स्टोरी क्या है? कहानी जैसे पसंद नहीं बोला ना कि तूने कि भाई जो हमारे बोला जाता है कि पुराने कर्मों का, तो ये डायलॉग यहाँ तक नहीं था। उस लीडर ने उसको ये बोला तुम अगले जन्म में भी अंधी होगी कि तुम्हारे इस जन्म में भी कर्म अच्छे नहीं है, तुम चर्चा रही हो ये कर रही हो, ये सब क्रिसमस मना रही है जी। ये उसका आगे का मतलब इस तरीके का। तो ये मतलब ये हुआ ये था कि यार वहां पे ना ब्लाइंड, मतलब इस पर्टिकुलर केस का बता रहा हूँ कि ब्लाइंड बच्चों के लिए वहां पे हर साल एक फास्टर है, जो बहुत बार होता है जी। अलग अलग, कि भाई उनके लिए एक लंच ऑर्गेनाइज करते हैं। अब वो बच्चे रहते हैं अलग अलग हॉस्टल में रह रहा है, कोई वहां पे रह रहा है, तो एक वो थोड़ा एक सेलिब्रेशन में उनको इन्वॉल्व करने के लिए उनको आते हैं तो ब्रेल के डिवाइसेस देते हैं, स्टिक्स देते हैं, इस तरीके का लंच रहता है। और 8-1 साल से चल रहा है वो। अब इन लोगों ने वहां जाके वो लंच, मतलब वो गाने वाने सुनते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद लंच वंच होता है। तो ये लोग कौन है सर? ये लोग थे, ये तो ये बीजेपी की लीडर थी, उसके सपोर्टर्स थे, और जो हमारा जो मतलब विश्व हिंदू परिषद वाले, बजरंग दल वाले, जो राइट विंग बेसिकली जो कट्टरपंथी हिंदू, उसमें जो भी आ जाए जी, ये उस तरीके का लीडर थे। और बीजेपी की जो लीडर थी उसकी डिस्ट्रिक्ट, जबलपुर की डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट, वो उसको चीज को पूरा लीड कर रही थी। तो ये अब वो ब्लाइंड लड़की यार, मतलब वो मतलब उसने बहुत स्ट्रगल करके वो अभी वो टीचर बनने वाली है, बीएड उसने कंप्लीट किया है। और सोचो 17-18 तक की उम्र तक उसने कुछ पढ़ाई नहीं करी थी, जिससे उसने शादी की जिस लड़के ने, उसको पढ़ाया लिखाया, और काफी उसने प्राइवेट से दिल्ली में आके उसने ये किया, 10वीं करी, 12वीं करी, ऐसे ऐसे करके, और बहुत अच्छा मतलब स्ट्रगल करके वो इस लेवल पे आई है। अब तुम ऐसे आदमी को अगर वो जो ऑलरेडी एक जो मतलब उसने मेरे को ये बात बोली कि सबसे मुझे बुरा इस बात का लगा कि वो हमारी जो इनेबिलिटी, हम अगर विजुअली इम्पेयर्ड है, तो वो उसको लेके इतना वो कर रही थी। और हर चीज में वो खुद बोल रही थी कि हमारे कंट्री में हर तरीके के रिलीजन के लोग रहते हैं, तो अगर हम कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उसमें ऐसा क्या हो गया भाई कि क्रिसमस सेलिब्रेट कर लिए। जी। हमारे प्रधानमंत्री भी आई थिंक आज दिल्ली के किसी चर्च में उसके लिए गए थे। जी गए थे। तो जब वो प्राइम मिनिस्टर मतलब, और लेकिन उनके ही जो आप सपोर्टर्स देख लो, अब ये वीएचपी या जो भी इस तरीके के जो भी एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं, वो मतलब कितनी जगह तोड़फोड़ के वीडियोस आ रहे हैं। और हमेशा मैंने अब ऑब्जर्व किया है कि ये जैसे कोई ऐसा त्योहार आता है उसके पहले कुछ ना कुछ ये इनके चालू। अभी इंदौर में, मध्य प्रदेश में, अभी जस्ट मतलब परसों की बात है, मुझे एक बंदे ने एक गवर्नमेंट का वो भेजा था लेटर कि भाई वहां पे बोल दिया है कि आप अपने बच्चे को सांता क्लॉज नहीं बनवाएंगे स्कूल में। और स्कूलों को भी वो निर्देश जारी किया कि भाई आपके बच्चों को पालकों की बिना इसके परमिशन के आप बच्चों को ये नहीं बनाएंगे। अब अपन में से कितने लोग ऐसे पढ़े हैं बचपन में यार, कितनी बार मतलब क्या उससे क्या हो गया। हम तो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े, तो क्या कोई दूसरा कॉन्वेंट स्कूल में क्या वो क्रिश्चियन बन गया, या कि वो कन्वर्ट हो गया, या क्या हो गया। जी। अनमोल हेड क्राइम पे लगातार रिपोर्ट करते हैं, उनकी एक डॉक्यूमेंट्री है, आप में से बहुत लोगों ने ज़रूर देखी होगी। उत्तराखंड एक छोटा सा राज्य है, वहाँ किस तरीके से हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, लोगों के बीच मतभेद पैदा किए जा रहे हैं, और इसमें सरकार इन्वॉल्व होती है। आम नागरिक करे तो सरकार की जिम्मेदारी होती है उसको सजा देना, उसको बताना कि ये तुम गलत करे हो। लेकिन जब सरकार इन्वॉल्व हो जाए, सरकार का सिस्टम इन्वॉल्व हो जाए, तब तो ये गड़बड़ है। अनमोल, जो आपने उत्तराखंड से स्टोरी की, जो डॉक्यूमेंट्री है बेसिकली, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या है, और थोड़ा बताइए कि उसके पीछे क्या कहानी थी। तो बेसिकली वो डॉक्यूमेंट्री हमारे NL सेना प्रोजेक्ट, द हिंदू राष्ट्र प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसमें हम 3 रिपोर्टर थे। मैं भी था, बसंत जी थे और प्रतीक सर थे। बसंत जी ने गुजरात से उसका एक हिस्सा किया था, प्रतीक जी ने मध्य प्रदेश से, और मैंने उत्तराखंड से किया था। तो उत्तराखंड के मामले में सब कुछ थोड़ा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि उत्तराखंड में एक नई चीज़ चली है अभी हाल के वर्षों में, या कहें कि 2015-16 से पिछले 1 दशक में, वो है कि देवभूमि तो उत्तराखंड को बहुत पहले से बोला जा रहा है, लेकिन अभी उस देवभूमि की जो डिफिनेशन है उसको बहुत तेज़ी से बदला गया है। और उसमें ये रखा गया है कि उत्तराखंड देवभूमि है, तो इसकी पवित्रता को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर वो लोग नहीं रहेंगे जो दूसरे धर्म के हैं, जो मांस मछली खाते हैं, या फिर गैर हिंदू एक तरह से जो लोग हैं वो लोग नहीं रहेंगे। इसमें क्रिश्चियंस को भी टारगेट किया जाता है, उनके चर्च वगैरह को टारगेट किया जाता है, और सबसे ज़्यादा अगर किसी को टारगेट किया जाता है तो वो है मुस्लिम्स। अब चूँकि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ की इकॉनमी टूरिज़्म पे है, उसमें भी रिलीजियस टूरिज़्म ज़्यादा है, तो
अब चाहे वहाँ का हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, किसी भी जाति का आदमी हो, अगर वो दुकान कर रहा है, कोई काम कर रहा है, तो वो उसी टूरिज्म के आसपास करेगा, चाहे वो खच्चर चलाना हो या कोई दुकान खोलना हो या फेरी लगाना हो, क्योंकि वहाँ पर इकॉनमी इसी से चल रही है, लोगों का रोजगार यही है। तो अब वहाँ पे टारगेट करना शुरू किया कि जो मुस्लिम्स हैं, जो लोग दुकानें लगा रहे हैं रिलीजियस प्लेसेस के, हिंदू रिलीजियस प्लेसेस के अराउंड, किसी मंदिर के आसपास में, जहाँ मतलब प्रसाद बिक रहा है अगर मान लीजिए, तो वो प्रसाद मुस्लिम नहीं बेच सकता, तो उसको टारगेट, देहरादून में इस तरह की कई घटनाएं सामने आई। फिर उन्होंने उसको और आगे लेकर गए, फेरी लगाने वालों को फिर टारगेट किया, फिर फेरी लगाने वाले से और ऊपर गए कि जो लोग घोड़ा खच्चर चला रहे हैं इनको भी नहीं रखना है यहाँ पर। तो इस तरह से एक पूरा, इस पूरे इकॉनमी से एक समुदाय को एक काटने की कोशिश की गई। और ये एक कोई ऐसे छिटपुट घटनाएं हमें देखने में लग रही थी कि ये यहाँ हो गया, वहाँ हो गया, पर जब हम इसको अपनी डॉक्यूमेंट्री में हमने इसको बहुत अच्छे से मैप किया है, हम ये पाते हैं कि ये एक बहुत बड़े एक अभियान का हिस्सा है, जिसमें 3 चीज़ें सेंटर में हैं। वो है कि जो गैर हिंदू हैं वहाँ पर, खासकर मुस्लिम समुदाय, उनको उनका एक सामाजिक बहिष्कार करना है और उनका एक आर्थिक बहिष्कार करना है कि वो यहाँ पे व्यापार भी ना कर पाए और वो यहाँ पर रह ना पाए। उसके लिए वो जो सहारा लेते हैं, वो कहते हैं कि ये लोग व्यापार जिहाद करते हैं। अगर कोई मुस्लिम वहाँ पर व्यापार करता है तो लव जिहाद एक टर्म, जिसमें वो ये कहते हैं कि हिंदू गर्ल्स को मुस्लिम कन्वर्जन के पर्पज़ से उनको अपने लव में ट्रैप करते हैं। और तीसरा उन्होंने एक और नया टर्म निकाला है, लैंड जिहाद। तो इस 3 जो नैरेटिव है, इसके अराउंड वो पूरे मुस्लिम समुदाय को टारगेट करते हैं। अब इसमें कई बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, जैसे कि एक जो बहुत, जिसको मैंने कवर किया था, वो है पुरोला की घटना। पुरोला की घटना 2023 की घटना है और उसमें हुआ ये था कि एक टाउन है उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, एक छोटा सा टाउन है पुरोला। उस पुरोला में ये हुआ था कि वहाँ पर एक माइनर गर्ल को लेकर हिंदू ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग थे वहाँ पर, स्पेशली बजरंग दल और वीएचपी, उन लोगों ने वहाँ पर एक प्रोटेस्ट किया कि एक मुस्लिम दुकानदार था, एक लड़का, उसने एक माइनर हिंदू गर्ल को भगाने की कोशिश की लव ट्रैप में, और जो एफआईआर उन लोगों ने रजिस्टर कराई उसमें ये बात कही गई कि ये इसे ट्रैप करके ले जा रहे थे लव जिहाद के पर्पज़ से। उसको लेकर बहुत ज़्यादा बवाल हुआ और उस पूरे टाउन से जितने मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे उन सबको भगा दिया गया। बाकायदा उनकी दुकानों पे पोस्टर्स लगाए गए कि अगर आप लोग 14 जून का शायद उस पर समय लिखा था, 14 जून से पहले जो लोग यहाँ पर रहेंगे उन्हें, अगर स्वतः चले जाते हैं तो ठीक है, नहीं रहेंगे तो इसका अंजाम बुरा होगा। और इस तरह से वो पूरा टाउन खाली कराया। उसको हमने तब भी रिपोर्ट किया था, वहाँ की करंट सिचुएशन को रिपोर्ट किया था, और फिर उसी समय हमने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें हमने ये बताया था कि ये पूरा लव जिहाद का नैरेटिव ही फेक है और इसको गढ़ा गया है वहाँ के लोकल मीडिया और वहाँ के हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए, जिसको बाद में फिर कोर्ट का जजमेंट भी हुआ। और जिन पर ये आरोप लगा था, जिन 2 लड़कों पर लव जिहाद का, वो उन्हें कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया। और ये बात सामने आई कि जो माइनर गर्ल थी उसको सिखाया गया था बयान देने के लिए, तो वो पूरा मामला आया। तो जैसे अनमोल की स्टोरी आपने देखी होगी, लेकिन एक दिलचस्प बात, हमारे ही पेशे के, मतलब पेशे यानी पत्र, अनमोल बोल रहा था जी, यही सेम चीज, मतलब जो अनमोल ने बताई कि मतलब मैक्सिमम ये जो तरीके, स्पेशली इंदौर का बता रहा हूँ मैं, वहाँ पे जो लव जिहाद की केसेस है कि उस वक्त जबरदस्ती लड़कों के साथ मारपीट करके उनके कपड़े फाड़ दिए, ये कर दिया। लड़की, मतलब एक मेरी थी तो लड़की तक को मारा था उन्होंने और उससे जबरदस्ती बोला था। पुलिस में इन्वॉल्व रहती है मेन, तो पुलिस उन पर दबाव बनाती कि नहीं तुम ये बोला है ना, जो भी ये मतलब कट्टरपंथी जो हिंदू संगठन बोल रहे थे, इन्होंने बोला तुम वो करो। उस वक्त हो जाता है। बाद में कुछ दिनों बाद जब वो मैटर कोर्ट में पहुंचता है तो वो लड़की बराबर जाकर बयान देती है कि भाई ये इस तरीके से गलत हुआ है, मतलब जो बयान है वो बता देती है बाद में। तो बेसिकली ये जो मैं अभी बता रहा था, ये हमारे डॉक्यूमेंट्री का छोटा सा पार्ट है, पर हम इसे पूरे स्टेट के लेवल पर हमने देखा है। ये मैंने आपको बस पुरोला का एग्जांपल दिया, पर इस तरह की घटनाएं और जगह पर हुई, जैसे कि नंदानगर में सबसे लेटेस्ट हुआ, उसके पहले नौगांव एक जगह है वहाँ पर हुआ। उसके अलावा मतलब जहाँ से, जिस शहर से पूरी कम्युनिटी को पलायन करना पड़ा, ऐसी घटनाएं।
और फिर उसके बाद हम लोग उसको और एक्सप्लोर करते हैं तो इसमें बात आई कि उत्तराखंड के कई गाँव में मतलब करीब 4-5 डिस्ट्रिक्ट में गांव में बाकायदा गांव के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा गया और उस बोर्ड में ये लिखा गया कि इस गांव में गैर हिंदू वर्जित है, गैर हिंदुओं का, फेरी वालों का, दुकानदारों का या किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है जी। तो वो पोस्टर आ गया था। आई एम नॉट सेइंग कि मैंने ही पहले देखा, वो उत्तराखंड से बाय इंटरनेट और बाय न्यूज़ हम लोगों तक पहुंच गया था। तो जब मैं दोबारा गया उसके 3-4 महीने बाद गया तो वहाँ ये भी खबर आ गई कि पुलिस ने एक्शन लिया है और वो पोस्टर हटा दिए गए। लेकिन जब मैं दोबारा गया तो मैंने देखा कि नहीं, वो जो लगाया गया था बोर्ड और पोस्टर वो मौजूद है, उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी बदल दी गई है। ठीक है, वहाँ गैर हिंदुओं की जगह अब वहाँ लिख दिया था बाहरी व्यक्तियों। पहले लिखा था गैर हिंदुओं और रोहिंग्या मुसलमानों, बाद में लिख दिया बाहरी व्यक्तियों। लेकिन उसका जो प्रोसेस था, क्योंकि वहाँ पर स्थानीय वहाँ का, जहाँ मैं गया था ये रुद्रप्रयाग में गया था मैं, तो रुद्रप्रयाग में जो वहाँ का एक भैरव सेना नाम की एक, क्योंकि उत्तराखंड में ऐसा हो गया कि बहुत सारी छोटी छोटी सेनाएं हो गई हैं और वहाँ का जो कोऑर्डिनेटर था वो भैरव सेना था। तो उसने मुझे बताया कि एक्चुअली हुआ ये था कि पुलिस जब आई तो उसने कहा कि ये भाषा आपत्तिजनक है, आप इसकी भाषा बदल दीजिए। तो उसने कहा मैं क्या लिखूं? तो वो कह रहा था कि पुलिस ने खुद ही बताया कि ये लिख लो तुम। फिर भी तो वो लिख के, लेकिन प्रोसेस सेम वही फॉलो हो रहा था। और फिर उसमें विक्टिम्स की कहानियाँ, फिर नंदा नगर में कैसे, और जो लोग इसके मेन मतलब है ना, फ्रिंज ग्रुप बहुत सारे हैं छोटे छोटे, भैरव सेना है, काली सेना है, रुद्र सेना है, इस तरह के अलग अलग जगहों पर वो लोग काम कर रहे हैं। और इनका लेकिन एक अम्ब्रेला है, कहीं ना कहीं एक चीज़ से जुड़े हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में वो भी डॉक्यूमेंट्री में डिस्कवर किया है। और अम्ब्रेला कहाँ जाके मिलता है वो भी आप डॉक्यूमेंट्री के लास्ट तक जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। और एक और चीज़ हुई इसमें ये कि देहरादून से शुरू हुआ ये कि देहरादून में ये किया गया कि जो सलून थे वहाँ पर एक रुद्र सेना नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने स्टार्ट किया कि हम एक हिंदू हेयर सलून खोलेंगे। बिहार में मटन का झटका, कौन सा मटन का हिंदू झटका मटन खोला था। तो हिंदू हेयर सलून को स्टार्ट करके उन लोगों ने कहा कि भाई मुस्लिम जो बार्बर हैं उनके यहाँ हम हिंदू बाल कटवाने नहीं जाएंगे, और हिंदू हेयर सलून उन लोगों ने स्टार्ट किया। मैं 3-4 दुकानों पे मैं गया था हिंदू हेयर सलून पे, और मैंने देखा कि वो जो कॉन्सेप्ट है वो फैलता चला गया। मैं उत्तराखंड के सबसे ऑलमोस्ट एकदम बॉर्डर एरिया पे जब जाता हूँ, नंदा नगर में जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, उस डिस्ट्रिक्ट में भी मुझे हिंदू हेयर सलून दिखता है, जहाँ पर 4 महीने पहले वहाँ से पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को भागाया गया था, और जहाँ पर सलून का काम करने वाले भी मुस्लिम थे, तो उनकी जगह पे दुकानों पे अब हिंदू हेयर सलून खुला था। तो मतलब वो फैल भी रहा था जी, और उसका असर भी देखने को मिल रहा था। लेकिन फन फैक्ट ये है कि जब मैं देहरादून में बात कर रहा था जो ओनर थे सलून के, हिंदू हेयर सलून के, तो उनसे मैंने पूछा कि कस्टमर वगैरह आते हैं, तो उन्होंने बोला हाँ इससे हमें फ़ायदा हुआ है कि कस्टमर्स आ रहे हैं। तो मैंने कहा तो फिर कोई प्रॉब्लम भी है? तो उन्होंने बोला हाँ एक प्रॉब्लम है। मैंने बोला क्या? कह रहे हैं हमें कारीगर नहीं मिल रहे हैं, ओनली हिंदू। तो सिर्फ हिंदू कारीगर ढूंढना बहुत टफ हो गया, वैसे मिक्स होके चल जाता था दुकान। जैसे अनमोल ने बताया कि उत्तराखंड पुलिस ने आके बताया कि आपने जो लिखा है उसमें गलत नहीं लिखा है, भाषा चेंज कर लीजिए, ठीक है। पर गुजरात पुलिस अलग है। गुजरात में अलग अलग गांव में लिखा हुआ है हिंदू राष्ट्र नो गांव स्वागत है, हिंदू राष्ट्र गांव में आपका स्वागत है। गुजरात पुलिस उसको नहीं हटवाती है। यहाँ तो कम से कम भाषा चेंज करवा दी, वहाँ हटवाती नहीं है। और जैसे जिहाद जो अनमोल बता रहे थे, ज़मीन जिहाद, ये जिहाद, इसके जो जनक हैं एक तरीके से इस पूरा चार्ट बना के दिखाने वाले माननीय सुधीर चौधरी, इसी साल उनको भारत सरकार की जो प्रसार भारती उसने 15 करोड़ सालाना का पैकेज दिया है। जो व्यक्ति लव जिहाद जैसी चीज़ों को फेक न्यूज़ को फैलाता है, हम तमाम जनता के पैसों से 15 करोड़ सालाना, बताइए कितना पैसा है, उनको दे दिया गया। अब एक चीज़ बसंत भैया इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा, आपने टीवी का जिक्र किया, तो जब जो मैं पुरोला की घटना की जिक्र कर रहा था, तो
उस वक्त क्या था, टीवी का कवरेज आप देखेंगे तो वो ऐसा था कि वो लोग क्या करते थे कि वही चौकी थी, टाउन में ही छोटी सी चौकी थी, वहाँ पर हिंदू ऑर्गेनाइजेशन के लोग इकट्ठा होते थे और वो टीवी वाले माइक लगाते थे कि ये देखिए गुस्सा है, आपको किस बात का गुस्सा है, आपको किस बात का गुस्सा है। और लिटरली वो लोग ये बोल रहे थे कि जो माइनर गर्ल थी उसको लेकर ये लोग भाग रहे थे, तभी लड़की की माँ ऊपर से नीचे आई, उन्होंने आवाज़ लगाई, फिर हिंदू संगठन के लोग आए, इन लोगों ने बचाया। द फैक्ट इज उस लड़की की माँ की बहुत बचपन में ही मौत हो चुकी थी, जब बच्ची छोटी थी, वो थी ही नहीं। और टीवी पे ये चल रहा था कि उस लड़की की माँ नीचे आई, उसने शोर मचाया, और ये सब कुछ एक न्यूसेंस के एक एपिसोड में बहुत अच्छे से इसको कंपाइल भी किया गया है। ये हमारे साथ ही अपने जो हमारा डिस्क्रिप्शन होगा उसमें डाल देंगे, आप देखिएगा। अनमोल का डॉक्यूमेंट्री भी उसमें होगा। न्यूज़ लॉन्ड्री अलग अलग मसलों पे, अलग अलग मुद्दों पे, अलग अलग घटनाओं पे रिपोर्टिंग के अलावा प्रोफाइल भी करता है। प्रोफाइल जर्नलिज्म की एक विधा होती है जो काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग है। हाल ही में कैरवान ने राजदीप सरदेसाई का किया है, आप वो भी अच्छा है। रिकमेंडेशन अभी चल नहीं रहा लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। हमारे साथी शिव ने जेपी नड्डा का प्रोफाइल किया था और वो काफ़ी चर्चा में रहा, काफ़ी पढ़ा भी गया। हम शिव से जानेंगे क्योंकि हमने पहले उस पर थोड़ा बहुत बात किया है। प्रोफाइल, हालांकि अब जेपी नड्डा तो धीरे धीरे हटने वाले हैं अध्यक्ष के तौर पे, नितिन नवीन आ रहे हैं। थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को कि प्रोफाइल में क्या था, क्या नया था। मोस्टली प्रोफाइल ये था कि जेपी नड्डा अभी तो ऑफ कोर्स आपने बताया कि अभी बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, नितिन नवीन है जो अभी वर्किंग प्रेसिडेंट बने हैं। तो नितिन नवीन इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट बीजेपी प्रेसिडेंट, और नड्डा जी के पास अभी हेल्थ पोर्टफोलियो है जी। लेकिन मेरे को लगता है कि 2027 का जो हिमाचल का इलेक्शंस होगा, असेंबली इलेक्शंस होंगे, उसमें उनके पास बड़ी भूमिका हो सकती है। लेकिन उससे पहले भी जब बीजेपी की सरकार आई थी 2017 में, उस समय भी बहुत बड़ा कयास था उस समय कि जेपी नड्डा कुड बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश, बट कुछ कारणों से हुआ नहीं वो। हमने हमारी स्टोरी में लिखा है कि वो किस कारण से, क्या क्या वो वजह थी जिस कारण से जेपी नड्डा कुड नॉट बिकम चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। कुछ बताइए दर्शकों को। उसमें एक था कि आरएसएस है, उनको किसने बताया कि इट्स बेटर कि आप किसी और को चुनें, तो आरएसएस का उसमें हाथ था। इसके अलावा जेपी नड्डा का वहाँ पे जो लोकल जो लीडरशिप है उन पे उतना पकड़ नहीं था जितना होना चाहिए, तो इस कारण से उन्होंने जयराम ठाकुर को दिया, और जयराम ठाकुर उससे मल्टीपल टाइम्स वो एमएलए रहे हैं। और जेपी नड्डा डायरेक्ट चुन के नहीं आए थे, मतलब 2012 से वो राज्यसभा, 12 से 14 से वो राज्यसभा के मेंबर ही रहे हैं, लेकिन वो जाते रहते हैं हिमाचल में। आई थिंक मैं देखता हूँ कि महीने में, हफ्ते में, जब भी उनको टाइम मिलता है वो हिमाचल में जाते हैं। इसके अलावा उस प्रोफाइल में ये भी था कि जेपी नड्डा की जो वाइफ हैं वो एक एनजीओ चलाती हैं हिमाचल में। उस एनजीओ को किन किन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स ने, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, उन्होंने पैसा दिया है। वो पैसा तभी आना स्टार्ट हुआ तब जब नड्डा जी का भी जो पॉलिटिकल ग्रोथ है वो स्टार्ट हुआ 2014-12 के आसपास। तो वो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है उसमें। और नड्डा जी का जो पॉलिटिकल जो करियर है हिमाचल यूनिवर्सिटी में, वो पहले एबीपी के प्रेसिडेंट बने थे। हिमाचल यूनिवर्सिटी अगर आप देखें तो जैसे जेएनयू है यहाँ दिल्ली में, जो पूरा लेफ्ट विंग स्ट्रॉन्ग होल्ड कह सकते हैं आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, तो वैसा ही हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है जहाँ पे लेफ्ट विंग के स्टूडेंट्स काफ़ी उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। लेकिन उस टाइम जेपी नड्डा का एबीपी प्रेसिडेंट बना दिखाता है कि उन्होंने कितना मेहनत किया है वहाँ तक पहुँचने में। हालांकि जॉइंट प्रेसिडेंट थे, 6 महीने उनके पास थी, क्योंकि जो चुनाव था उसमें, इलेक्शन हुआ था उसमें वोट्स सेम आए थे, लेफ्ट वालों को भी सेम आए थे और नड्डा एबीपी को भी सेम वोट आए थे। तो ये प्रोफाइल था जी। इसके अलावा शिव से हम एक और स्टोरी पे बात करेंगे। समय काफ़ी हो गया, आप लोग जो साथी इतने देर तक सुनते आ रहे हैं उनको शुक्रिया कि इतना आपने सुना हमें 1 घंटे तक। हमने 1 साल तक काम किया तो बहुत लंबी बातचीत हो सकती है। आपकी एक स्टोरी थी जो आपने काफ़ी समय लेकर एक काफ़ी ज़रूरी मुद्दे पे काम किया था।
वो था ई वेस्ट को लेकर। हम लोग पोल्यूशन पे बात कर रहे हैं, अनमोल लगातार यमुना पे स्टोरी कर रहे हैं, जो इन्होंने अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जाने वाले थे, दिल्ली गवर्नमेंट ने कैसे नकली यमुना जी बनाया था, उसको अनमोल ने बस्ट किया, उसके बाद तो प्रधानमंत्री गए भी नहीं किए। आपने ई वेस्ट पे किया। ई वेस्ट एक बहुत ज़रूरी मसला है, उस पर सरकारों का ध्यान नहीं है। थोड़ा बताइए कि ई वेस्ट नुकसानदायक क्यों है आम लोगों के लिए, इन्वायरमेंट के लिए। पहले मैं बता दूं कि इंडिया लेवल पे इंडिया कहाँ स्टैंड करता है ई वेस्ट प्रोड्यूसर, मतलब कितना ई वेस्ट प्रोड्यूस करता है इंडिया वर्ल्ड लेवल पे। इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट ई वेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर यूएस एंड चाइना। तो ये है कि अब जैसे गैजेट्स बढ़ते जा रहे हैं, पहले एक घर में पूरे घर में एक फ़ोन हुआ करता था, अब हर बंदे के पास 2-2 फ़ोन है। मिडिल क्लास फैमिली में, लोअर मिडिल क्लास में हर बंदे के पास फ़ोन है, तो सब स्मार्टफोन से चल रहे हैं। ये ई वेस्ट स्मार्टफोन तक ही सीमित नहीं है, जो भी हैं लैपटॉप हैं, आपके घर में जो गैजेट्स हैं, फ्रिज हैं, एसी हैं, माइक्रोवेव ओवन हैं, जो भी इलेक्ट्रिसिटी से रन हो रहा है वो ई वेस्ट है। तो हर प्रोडक्ट का एक टाइम होता है कि उसका एक लाइफ स्पैन होता है कि ये 5 साल तक चलेगा, 5 साल के बाद उसको ई वेस्ट मानेंगे। तो ऐसे ही जितने भी ई वेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं मार्केट में, LG हो, सैमसंग हो, डाइकिन हो, हिताची हो, जो भी बड़े बड़े नाम आप सोच सकते हैं, वो सारे के सारे ई वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं बिकॉज दे आर ब्रिंगिंग ई वेस्ट प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। तो इन सबको सरकार ने बोल रखा है कि आपको ई वेस्ट रिसाइकिल भी करवाना पड़ेगा। तो सबके पास टारगेट हैं, तो ये ई वेस्ट कैसे रिसाइकिल करवाएंगे, अपना टारगेट कैसे अचीव करेंगे। तो इंडिया में अभी तक देयर आर सम 380 रिसाइकलिंग यूनिट्स हैं, कंपनीज़ हैं जो रिसाइकलिंग करती है ई वेस्ट का। तो सरकार ने बोल रखा है कि आप इन कंपनियों के बिहाफ पे आप रिसाइकिल कीजिए, और इनका जो टारगेट है ई वेस्ट प्रोड्यूसर्स का, उनको टारगेट अचीव करना है तो आप उनको कार्बन क्रेडिट्स दे दीजिए। जैसे उस सरकारी लहजे में उसको बोलते हैं EPR क्रेडिट्स, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रेडिट्स। आप रिसाइकलर हैं, मेरा जो टारगेट है मीट करना है, आपके पास आऊँगा कि आप मेरे को कार्बन क्रेडिट्स दे दीजिए, आपने इतने टन्स का किया है तो आदान प्रदान होगा और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। हमारा जो इन्वेस्टिगेशन था जिसमें काफ़ी टाइम लगा, आई थिंक दिस वाज द, मतलब जितने प्रोजेक्ट पे काम किया मैंने, सबसे लॉन्गेस्ट टाइम इसी पे स्पेंड किया मैंने, 4-5 महीने लग गए थे मेरे को। तो हमने कहा कि रिसाइकलर्स जो हैं एक्चुअली में रिसाइकिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हालांकि कार्बन क्रेडिट्स तो वो अर्न कर रहे हैं, सरकार उनको कार्बन क्रेडिट्स देती है, वो सरकार को बताते हैं कि आज हमने इतने टन किया तो इतने टन का कार्बन क्रेडिट, कल इतना किया है तो इतने टन का कार्बन क्रेडिट आप देंगे। तो हमने देखा कि हमने कुछ कंपनी सेलेक्ट की थी, 6-7 कंपनी स्टार्टिंग में। मैं जो उनके MCA पेपर्स थे, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स थे, वो देख रहा था। तो उसमें हमने 5-6 सेलेक्ट किया था कि कंपनीज, बड़ी कंपनीज। और वहाँ जब ग्राउंड पे गया मैं, तो मैं बहुत सरप्राइजिंग था मेरे लिए कि वहाँ पे काम नहीं चल रहा। तो जैसे मैं आगे बढ़ता गया तो और कंपनी मिलती गई जहाँ पे काम ही नहीं हो रहा, रिसाइकलिंग हो नहीं रही, बट पेपर में दिखा रहे हैं कि हम रिसाइकलिंग कर रहे हैं और हमने कार्बन क्रेडिट ट्रांसफ़र किया है इन कंपनीज़ को, मतलब उनको पैसा मिलता है, करोड़ों के दाम मिलते हैं उनको। तो मैं 4 स्टेट में गया था, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, और 10 डिस्ट्रिक्ट गया था, और एटलीस्ट 40 रिसाइकलिंग यूनिट्स हैं, उनको मैं इंस्पेक्ट करके आया था। उसमें देखा कि काम नहीं हो रहा। उसके बाद हमने मैच किया कि MC पेपर में वो कितना रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं। अगर काम नहीं हो रहा तो आप रेवेन्यू कैसे अर्न कर रहे हैं? रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं, आप कार्बन क्रेडिट सेल कर रहे हैं, और कार्बन क्रेडिट आप तभी अर्न कर सकते हैं जब आप रिसाइकलिंग कर रहे हो। तो यानी ये बहुत बड़ा एक मल्टी करोड़ कॉर्पोरेट फ्रॉड बोल सकते हैं उसको। और कॉर्पोरेट फ्रॉड तो है ही, लेकिन वो जो जिस उद्देश्य से सरकार ने कहा था कि आपको उसको रिसाइकल करना पड़ेगा ई वेस्ट को, वो हो भी नहीं रहा है। वो हो नहीं रहा है, और ये सारे के सारे फॉर्मल इकोनॉमी के पार्ट हैं जी। अब रिसाइकलिंग एक्चुअली में कर कौन रहा है? अगर वो नहीं कर रहे हैं तो कहाँ जा रहा है वो जा कहाँ रहा है? वो जो इनफॉर्मल सेक्टर हैं, अपने सीमापुरी चले जाइए, गाजियाबाद चले जाइए, जो कबाड़ी वाले हैं वही रिसाइकलिंग का काम कर रहे हैं। वो रिसाइकलिंग भी नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, वो डिसमेंटलिंग कर रहे हैं जी। कि तार निकाल लिया, आपके AC में से कॉपर वायर होगा वो निकाल लिया, या फ्रिज से जो भी उसका फ्रेम है वो निकाल लिया, उसको बेच दिया, या लैपटॉप है, लैपटॉप से जो मदरबोर्ड है वो निकाल लिया,
तो वैसे वो बेच रहे हैं। तो ऐसे इनफॉर्मल अभी भी जो रिसाइकलिंग हो रहा है वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है। और जो गैसेस निकलती हैं आप ओपन में कर रहे हैं, फ्रिज को आप तोड़ेंगे तो गैसेस निकलती हैं, एसी की बात करें या जो टॉक्सिक मेटल्स निकलते हैं वो ऐसे ही या तो ग्राउंड में सीप करते हैं या हवा में उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन था। उसके बाद तो सरकार ने एक नया नियम भी लेके आई थी। तो मेरा मेन था कि कुछ तो यूनिट्स हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो सरकार के थ्रू अप्रूव्ड भी हैं जी, और ग्राउंड पे है ही नहीं वो। और कुछ एड्रेस ऐसे थे जिसमें कि आपने लिखा है कि वहाँ पर रिसाइकलिंग हो रहा है, आप अंदर जाएंगे तो आप देख रहे हैं लोहे का कोई और ही काम हो रहा है जी। तो ये इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है, ये भी इन्वायरमेंट को नुकसान करेगा। इन्वायरमेंट के साथ एक तरीके से खेला ना ये एनवायरमेंट को भी नुकसान करेगा और साथ में एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट फ्रॉड भी है जी। तो आप देख रहे हैं कि न्यूज़ लॉन्ड्री के हम कम ही लोग हैं, 7-8 रिपोर्टर हैं, 2 नए हैं। हम लोग अलग अलग क्षेत्र में तमाम रिपोर्ट्स पूरे 1 साल तक लेकर आपके सामने आए। अगर अवधेश की बात करूं तो संभल से इन्होंने एक स्टोरी की, कैसे मीडिया में फेक न्यूज़ फैलाया गया था। इसके अलावा इन्होंने एक कैसे इंडिया से बाहर भेजा जाता है लड़कों को, वहां पे जाकर उनको पकड़ लिया जाता है, उसके बाद फैमिली से पैसे मंगाए जाते हैं। एक डॉक्यूमेंट्री अवधेश ने बनाई, आपने ज़रूर न्यूज़ लॉन्ड्री पे देखा होगा। अनमोल का भी हाल ही में मैंने जिक्र किया कि ये तो प्रधानमंत्री को छठ पूजा में नहीं जाने दिया, हालांकि फिर भी भारतीय जनता पार्टी बिहार में बड़े बहुमत से जीत गई। जाते तो 2-4 सीटें और आ जाती। चुनाव के टाइम में छठ पूजा था। शिव से हमने बात की एयर पोल्यूशन को लेकर, ई वेस्ट और नड्डा तमाम प्रोफाइल। समर जो हमारे नए साथी हैं, इन्होंने बीएलओ की डेथ पे स्टोरी की थी, जो अभी SIR चल रहा है। उसके बाद लद्दाख गए थे। लद्दाख से हम तमाम स्टोरी पे बात नहीं कर सकते, 1 घंटा 10 मिनट पहले भी हो चुका है। सुमेधा से SIR पे बात करना था, हमने पहले भी किया, आप पुराने पॉडकास्ट सुन सकते हैं, उस पर भी। सुमेधा भी आने वाले समय में SIR अलग अलग राज्यों में चल रहा है, वहाँ से आप सब तक स्टोरी लेकर आएंगी। अनमोल यमुना जी पे लगातार स्टोरी कर रहे हैं। तो ये तो रही हम लोगों की अलग अलग स्टोरी। प्रतीक सर भी, आकांक्षा ने जो हमारे बिजली कड़कने से जो लोगों की डेथ होती है उस पर बात की। तो ये हम सब की बातचीत रही। हम सब अलग अलग क्षेत्रों से आप तक रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं, और ये तभी मुमकिन हो पाता है जब हमें आपका समर्थन मिलता है। हम ना किसी सरकार से विज्ञापन लेते हैं, ना कॉरपोरेट से लेते हैं, हम आपके सहयोग से काम करते हैं। इसीलिए अलग अलग विषय में समय लेकर हम स्टोरी करते हैं जो जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है। तो नए साल पे हम सब अपने अपने जीवन में कुछ फैसले लेते हैं कि इस साल हमें ये करना है। आप एक फैसला कीजिए कि उन मीडिया संस्थानों को समर्थन दीजिए जो आपके लिए काम करे, जो ये ना बताए कि अरावली होने से दिल्ली में प्रदूषण है, जो ये ना बताए कि लव जिहाद क्या होता है, जो आप तक फेक न्यूज़ ना फैलाए, फैक्ट पहुंचाए। तो ये पॉडकास्ट का अब आखिरी चरण हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम आप लोगों से आखिरी चरण आप स्टार्ट करें उससे पहले आप अपनी स्टोरीज बताएं कि जनहित में आपने भी बहुत खबरें की हैं। हाँ। उत्तराखंड का जो स्टोरी है, मैं उस पर आप अगर बता पाएंगे, उत्तराखंड का जो ऐड वाला जो स्टोरी किया आपने, उसमें क्या क्या फाइंडिंग्स थी? हाँ, मैंने भी काफ़ी कुछ किया है लेकिन मैं होस्ट हूँ तो मेरे पास ज़्यादा मौका नहीं है बताने का। लेकिन उत्तराखंड की स्टोरी का आपने जिक्र किया और मीडिया से रिलेटेड भी है। उत्तराखंड एक छोटा राज्य है, सामान्यतः उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब बड़े राज्य, आबादी भी कम है। लेकिन मैं अभी भी आप देख लीजिए, इस समय अभी उत्तराखंड का 25 वर्ष पूरे हुए हैं नवंबर में। दिल्ली के हर चौक चौराहे पे उत्तराखंड का एडवर्टाइजमेंट आपको दिख जाएगा। तो मुझे हमेशा जब मैं मेट्रो से ऑफिस आता था तो जब देखो उत्तराखंड का विज्ञापन, तो मेरे अंदर एक चाह थी कि इतना पैसा खर्च हो कहाँ रहा है। जब हमने निकाला डेटा तो वो था 5 साल में 1000 करोड़ से ज़्यादा। सिर्फ हम मीडियम की बात करें, रेडियो, टेलीविज़न, व्हाट्सअप और टीवी और ये तमाम चीज़ें, हमने बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी। जैसे जर्नलिस्टों को जो हेल्प कर रहे हैं, जो स्थानीय कलाकार हैं जिनके ज़रिए विज्ञापन होता, वो सब हमने छोड़ा था, क्योंकि फिर भी स्थानीय कलाकारों के पास मौके कम होते हैं। सरकार उनको आर्थिक मदद दे रही है, अच्छी बात है। जर्नलिज्म में सैलरी कम है, अगर आप ईमानदार पत्रकार हैं तो बीमारी में अगर सरकार मदद करे अच्छी बात है। किसी को पेंशन दे रहे हैं, बुजुर्ग पत्रकार है, अच्छी बात है। लेकिन इसमें क्या हो रहा था, इसमें बहुत फ्रॉड भी हुआ था इस वाले में। जैसे एक न्यूज़ चैनल था जिसके ऑनर त्रिवेंद्र सिंह रावत के समय में सलाहकार थे, इकोनॉमिक एडवाइज़र थे। वो 2020 में एक चैनल में एंटर करते हैं। वो चैनल 12 से चल रहा था, नेटवर्क 10 की बात मैं कर रहा हूँ, 2012 से चल रहा था। उस साल तक उसको कोई विज्ञापन नहीं मिला था। जैसे ही एंटर किया इकोनॉमिक एडवाइज़र साहब, उसको नेशनल मीडिया के बराबर ऐड मिलने लगा, मतलब 13-14 करोड़ मिल गया 4 सालों में।
ऐसे ही एक दिल्ली का मैगजीन था, मैगजीन जब तक RNI नंबर अप्रूव नहीं होता, 2-4 अंक नहीं आते, सरकारी विज्ञापन नहीं मिलते हैं। उस मैगजीन के पहले अंक को 75 लाख ऐड मिल गया। 75 लाख, दिल्ली से प्रकाशित होने वाला मैगजीन, उसका उत्तराखंड से क्या लेना देना है। तो हमने एक देखा कि इसमें कट लेने का भी पूरा सिस्टम है। तो हमने प्रधानमंत्री मोदी, आप सबको याद होगा, गए थे उत्तराखंड। उस इन्फॉर्मेशन को उत्तराखंड की जनता तक पहुंचाने के लिए 49 लाख रुपए खर्च हुए। पता है क्या हुआ था? व्हाट्सएप से मैसेज किए गए थे, प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड आए थे। मतलब उस इन्फॉर्मेशन से 49 लाख रुपए आप खर्च कर रहे हैं। आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2.5 लाख रुपए देते हैं, कितने घर बन जाएंगे? उस इन्फॉर्मेशन से जो टीवी 24 घंटे दिखा रहा है, जो रेडियो पे आ रहा है, उसका रेडियो ऐड भी हुआ था, उसको आप व्हाट्सएप से मैसेज कर रहे हैं। धामी जी जन्म दिवाली के मौके पे, होली के मौके पे विश करते हैं, उसके एक मैसेज के 40-40 लाख, 35-35 लाख रुपए खर्च होते हैं। क्या फ़ायदा इससे? तो हमने अपने डॉक्यूमेंट से दिखाया था कि जनता के पैसे को कैसे न्यूज़ चैनलों तक पहुंचाया जा रहा है। 1000 करोड़ रुपए था। आपने स्टोरी ज़रूर पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो अब मेरी भी स्टोरी की बात हो गई। हम सब ने बहुत काम किया है, जैसे अनमोल ने बोला बहुत करना बाकी है, तो हम अगले साल करेंगे। सो मच हुआ है। अब पॉडकास्ट का आखिरी चरण, हम जो रिकमेंडेशन लेते हैं, हम फिर से शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे साथ सबसे यंग जर्नलिस्ट हैं हमारी आकांक्षा। आकांक्षा, कुछ फिल्म, कोई सीरीज, कोई बुक, कोई स्टोरी जो आपको इस साल अच्छी लगी हो, आप चाहती हैं कि जो हमारे दर्शक हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो पढ़ें, देखें? कोई भी? होमबाउंड, हाँ, सच में बहुत बेहतरीन फिल्म है होमबाउंड। मुझे तो मज़ा आ गया था कि वो चप्पल लेके आता है, अपनी मम्मी उसकी मदर को देता है। मुझे तो, मैं वहाँ लिटरली रोया था जब वो चप्पल देता है उसका दोस्त। अधीर जी, आपका रिकमेंडेशन क्या है? तो मैं कुछ किताबें सजेस्ट करूँगा। अभी क्रिसमस का था, तो क्रिसमस पे भी मुझसे किसी ने पूछा कि यार किसको क्या गिफ्ट दिया जाए, तो मैंने उनको 4 किताबें सजेस्ट की। तो वही मैं बता देता हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ चारों किताब। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जीवन चरित्र है, और जो धनंजय कीर की किताब है, एकमात्र किताब है जो बाबा साहब ने जिसको कहा कि ये मेरी बायोग्राफी है। जी जी। इसमें उनकी आलोचना भी है, और मगर उनको समझना है तो आप उस किताब को पढ़ सकते हैं। दूसरा है गुलामगिरी, मेरे ख्याल में सबने पढ़ी होगी, इधर महात्मा ज्योतिबा फुले की है लिखी हुई। ये सारी किताबें। अच्छा, आपके पास पहुंच गई क्या है? काशीराम की बायोग्राफी है, बद्री नारायण ने लिखी है, अगर उसको कोई पढ़ना चाहे तो। और एक है चमचा युग किताब, जो वो भी काशीराम साहब ने लिखी थी। तो ये 4 किताबें हैं। काशीराम जी BSP के संस्थापक थे, और हमारे देश की एक बहुत बड़ी आबादी को एक राजनीतिक पहचान दिलाने में उनकी बहुत भूमिका रही है। तो आप उनकी किताबों को ज़रूर पढ़िए, उनके बारे में पढ़िए, कैसे एक हाशिए के समाज को सबसे आगे लाकर खड़ा कर दिया जाता है। उसमें बाबा साहब के बाद काशीराम जी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। सही बात। दलित राजनीति, दलित पॉलिटिक्स और उनके संघर्ष को अगर समझना है तो आप ये किताबें पढ़ सकते हैं। समर्थ, आपका रिकमेंडेशन क्या है? Just one show that I've been watching which I find really interesting is Pluribus, जो ब्रेकिंग बैड के क्रिएटर्स ने बनाया है। तो उसमें बेसिकली there's this question of, there's a quite an existential question in it, कि आप अगर अकेला कितना हम रह सकते हैं, और इस सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो दैट इज़ वन रिकमेंडेशन। जी, सुमेधा, आपका रिकमेंडेशन क्या? मेरा रिकमेंडेशन है, हाल ही में मैंने अमृता सिंह का कैरावान में राजदीप सरदेसाई पे प्रोफाइल पढ़ा है। उस पर एक बहुत बड़ा डिबेट चल रहा है कि क्या वो प्रोफाइल करना भी चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। वो एक अलग डिस्कशन है। बट व्हाट आई लाइक अबाउट अमृता's प्रोफाइल एंड यूजुअली कैरावान्स रिपोर्टिंग इज़ दैट कि उसमें अमृता ने एक जो चीज़ लिखी है कि वो एक ब्राह्मण जर्नलिस्ट है, एंड कैरावान यूजुअली इस चीज़ पे बहुत फोकस करता है, एंड किस तरीके से राजदीप ने कल्चर सेट किया, वो कितने प्रिविलेज से आते थे अपनी कास्ट की वजह से भी, जो उनको जिसकी वजह से उनको इतना एक्सेस था, और वो एक कल्चर जो सेट किया शायद वो आज भी हर मीडिया संस्थान के अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से पाया जाता है। जब मैं वो प्रोफाइल पढ़ रहा था तो उसमें एक जगह लिखा है कि वो सलमान खान के साथ डबल डेट पे जाते थे। उसके अलावा उन 87-89 में उन्होंने करियर शुरू किया, और 91-93 आते आते वो स्टोरी ब्रेक करते थे
जो उनको तब बिलासराव देशमुख उनको टिप देते थे, जो कहा जाता है कि शरद पवार इसलिए प्रधानमंत्री नहीं बने क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया में उनका फ्रंट पेज कोई खबर छप गया था। उसके अलावा वो 2014 में उत्तर प्रदेश की एक नेता को अमित शाह से मिलवा रहे थे, जो आज केंद्र सरकार में मंत्री हैं। कितने पावरफुल, कितने प्रिविलेज हैं। हम लोगों को 10 साल बाद भी कोई मुख्यमंत्री बात करने के लिए नहीं बुलाता है। शिव भाई, आपका, मैं भी खुद, मेरा भी रिकमेंडेशन होगा। अमृता का प्रोफाइल काफ़ी अच्छा है। हम लोग जर्नलिस्ट है तब भी हमें नई चीज़ें जानने को मिली। जो नॉन जर्नलिस्ट है उनके लिए तो और ज़रूरी है कि देखें कैसे सिस्टम काम करता है। आपका शिव? एक नया बुक आया है राजस्थान पॉलिटिक्स पे, जिसको मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है, बट 2 चैप्टर के एक्सेप्ट्स आए हैं, क्विंट ने और प्रिंट ने पब्लिश किया है। राजस्थान पॉलिटिक्स से बहुत कम किताबें हैं इंग्लिश में पर्टिकुलरली। तो 2 जर्नलिस्ट हैं, दीप मुखर्जी एंड तबीना अंजुम, राजस्थान से अच्छे जर्नलिस्ट हैं, काफ़ी काम किया उन्होंने। उनकी किताब है फ्रॉम डिनेस्टीज टू डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स, कास्ट एंड पावर स्ट्रगल्स इन राजस्थान। तो ये किताब का मैं काफ़ी टाइम से वेट भी कर रहा था, क्योंकि मैंने इलेक्शन राजस्थान में असेंबली इलेक्शन कवर किया था पिछला, और लोकसभा के टाइम भी राजस्थान में था। तो मेरे दिमाग में रहता, अब कोई भी इलेक्शन कवर कर रहे हैं तो आप देखते हैं कोई किताब हो, कोई रेफरेंस बुक हो। तो ये वो किताब बन सकती है कि आप अगर किसी को भी राजस्थान पॉलिटिक्स कवर करना है तो इसमें कास्ट का भी है, कौन कैसे मुख्यमंत्री बने, जाटों का क्या रोल है, राजपूतों का वहाँ क्या रोल है। तो बहुत अच्छी किताब है, मैं रेकमेंड करूँगा कोई भी राजस्थान पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो वो पढ़ें वो किताब। जी प्रतीक सर, आपका रिकमेंडेशन क्या है? 2 रिकमेंडेशन है। एक तो बसंत की स्टोरी जो पब्लिश हुई है इस वीक में, बहुत ही बेहतरीन स्टोरी है नवनीत सहगल के ऊपर। जी सर। तो एक 2022 की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के बेसिस पे, और बढ़िया स्टोरी है। तो वो मेरा रिकमेंडेशन है। और दूसरा मेरा एक रिकमेंडेशन ऐसा है कि जो भी है नहीं है बट आएगा, और अपन सबको देखना चाहिए। कल नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री आने वाली है कवर अप करके। यूएस के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे सैमुअल हर्श, जिन्होंने बेसिकली वियतनाम वॉर और इराक वॉर में जो टॉर्चर या जो भी गड़बड़ चल रही थी उस पर एक्सपोज किया था। उसका ट्रेलर देखा है मैंने, मतलब बहुत ही पावरफुल ट्रेलर है उसका। वो मतलब मेरा रिकमेंडेशन है कवर अप करके, और बसंत की स्टोरी, ये 2 है। जी जी। अनमोल, आपका रिकमेंडेशन क्या है? रिकमेंडेशन इतने में देर बाद भी आप सोच रहे हैं? हाँ, क्योंकि मैंने हाल में कुछ ऐसा देखा नहीं है। तो मैंने जो लास्ट देखा था वो डेली क्राइम देखा था, जो उसका सीजन 3 है। हमको मजा नहीं आया, लेकिन नहीं, मुझे सही लगा। उसमें एक्टिंग सैफ शाह की अच्छी लगी, और हुमा कुरैशी की एक्टिंग बहुत अच्छी थी। कहानी को लेकर थोड़ा सा कमज़ोर पक्ष ये था, क्योंकि वो मुझे लगा कि वो नॉर्थ ईस्ट से शुरू हो रही है, तो नॉर्थ ईस्ट में वो स्टोरी ज़्यादा ट्रेवल करेगी, लेकिन उधर ना जाके वो अपना हरियाणा और दिल्ली में घूमती रहती है। तो वो एक मुझे कमज़ोर पक्ष लगा, लेकिन वैसे मुझे वो अच्छी लगी। तो आप चाहें तो देख सकते हैं। जी, अब मेरा जो रिकमेंडेशन है, मैं सुमेधा जी ने जो बोला वो तो एक था ही। इसके अलावा कैरवान ने आउटलुक का बहुत अच्छा प्रोफाइल किया है, और आउटलुक को लेकर जो शाहिद ने लिखा है, इंट्रो ही उसका शुरू होता है कि एक कविता को अपनी एक स्टोरी उन लोगों ने, आउटलुक ने एक अपना अंक निकाला था जिसमें कविताओं का जिक्र था, कविता और पॉलिटिक्स। तो उन्होंने अपने एडवर्टाइज़र जो भी होंगे, टाटा बिरला, उसमें कवि ने जो एक रिवोल्यूशनरी सॉन्ग कविता थी उसमें टाटा बिरला तब सबका जिक्र था, वो एडिट कर दिया और कविता छाप दी। किसी की कविता एडिट करना ये बड़ी अजीब बात होती है ना। तो कैरवान का जो शाहिद का प्रोफाइल है आउटलुक को लेकर वो बहुत बेहतरीन है। उसमें आप देखें किस तरीके से एक मैगजीन जो अपने रिपोर्टाज के लिए जानी जाती थी, लॉन्ग फॉर्म रिपोर्टिंग के लिए जानी जाती थी, वो कैसे धीरे 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 सिमटती गई और उसके पीछे क्या कारण रहा। तो एक मेरा रिकमेंडेशन है, इसको आप ज़रूर पढ़िए। इसके अलावा हमने जिन स्टोरी पे बात की, हमारे तमाम साथियों ने काफ़ी, मतलब एक तरीके से हम कहेंगे जर्नलिस्ट को संतुष्ट तो नहीं होना चाहिए अपने काम को लेकर। एक लाइन है ना, कहा जाता है कि जर्नलिस्ट तभी अच्छा है जो उसकी आखिरी स्टोरी है, कुछ एक लाइन, यू आर एज गुड एज योर लास्ट बाई लाइन। तो वही कि हमारा आखिरी बाई लाइन है, हम उतने ही अच्छे हैं, लेकिन थोड़ी संतुष्टि है कि एक तरीके से जहाँ पे इतनी अफवाहबाजी की पत्रकारिता हो रही है, सरकार
को खुश करने की पत्रकारिता हो रही, उस दौर में भी हम वो कर रहे हैं जो जनता के लिए ज़रूरी है। और हम इसलिए कर पा रहे हैं, हम इसलिए ये सब कर पाते हैं क्योंकि आप हमारे साथ हैं। आप अपना समर्थन बनाए रखें और हम आपसे वादा करते हैं कि हम अगली साल 2026 में भी आपके लिए वो तमाम स्टोरी लेकर आएंगे जो आपको जानना ज़रूरी है। और मैं पॉडकास्ट के शुरू में बोला था कि एक नई घोषणा, क्योंकि हमने पिछले बार जब RWO रोकने की बात की थी तो हमने कहा था कि हम जल्द ही कुछ नया लेकर आएंगे। तो साल 2026 में हम एक पॉडकास्ट भी लेकर आएंगे जो रिपोर्टर आधारित ही होगा। तो जनवरी के पहले दूसरे सप्ताह से वो पॉडकास्ट भी आप तक आने लगेगा। तो अगर आप हमारे RWO को मिस करते होंगे तो हम आपके लिए उस जो आपकी आप हमें जितना मिस करते हैं उससे ज़्यादा हम आपको मिस करते हैं। तो ये दोनों का जो रिश्ता है, हम फिर से नए पॉडकास्ट के साथ आएंगे। तब तक आप अपना सहयोग समर्थन बनाए रखिए। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीवन को, पर्यावरण को बेहतर करने में अपनी भूमिका निभाएं। धन्यवाद। आप सबका भी बेहद शुक्रिया। शुक्रिया वसंत जी। Journalism at News Laundry is powered by the public, because when the public pays, the public is served. Visit newslaundry.com/subscription and pick a payment plan of your choice. Pay to keep news free and independent. Your future, and indeed the future of democracy, depends on it.